अस्सलामु अलैकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा बेटा, हमारा डिस्कशन चल रहा था रिजीम्स, टैक्स रिजीम्स का। ऐसा ही है, मार्कर आ जाते हैं तो ज़रा शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैं ज़रा रिकैप कर दूं अब तक जो हमने चीज़ें डिस्कस की। उसमें हमने सबसे पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स का कॉन्सेप्ट देखा। इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स जो कि इनकम पर डायरेक्टली अप्लाई हो रहा होता है। रेट इनकम पर डायरेक्टली अप्लाई होता है। हम आज अप्लाई करके देखेंगे कैसे अप्लाई होता है और टैक्स कैलकुलेट हो जाता है। टैक्स गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू है, टैक्स पेयर के लिए बर्डन है, चार्ज है, लेवी है जो उसकी जेब से निकलता है उस इनकम पर जो उसने कमाई। ये तो है डायरेक्ट टैक्स जिसमें पेमेंट ऑफ टैक्स एंड बर्डन ऑफ टैक्स इज ऑन द सेम पर्सन। इनडायरेक्ट टैक्स भी टैक्स है, भी बर्डन है, टैक्स पेयर की जेब से ही निकलता है, लेकिन ये इनकम पर डायरेक्टली अप्लाई नहीं होता है। ये अप्लाई होता है कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर। गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम होती हैं, उसके ऊपर ये टैक्स लगता है। बर्डन पड़ता है एंड कंज्यूमर पर, और इस केस में पेमेंट ऑफ टैक्स एंड बर्डन ऑफ टैक्स इज नॉट ऑन द सेम पर्सन। बर्डन एंड कंज्यूमर पर जाएगा, लेकिन पेमेंट एफबीआर को पेमेंट करने की जिम्मेदारी उसकी नहीं होती है। ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट टैक्स के बाद हम लोग ने स्टार्ट कर दिया था इनकम टैक्स का डिस्कशन। इनकम टैक्स के डिस्कशन में इनकम का तस्करा हमने शुरू किया। हमने ये देखा कि हर रिसीट, हर आने वाला पैसा इनकम नहीं होती। रेवेन्यू रिसीट इनकम होती है, कैपिटल रिसीट इनकम नहीं होती। रेवेन्यू और कैपिटल रिसीट को जानने पहचानने का क्राइटेरिया हमने देखा कि हमने रिसीट्स को बाइफरकेट कर दिया विद एक्टिविटी, विदाउट एक्टिविटी में। विद एक्टिविटी में हमने देखा इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी, नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी। इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी और इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी और नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी में बुनियादी फर्क था इंटेंशन का। इनकम जनरेटिंग में आपकी इंटेंशन ही होती है इनकम अर्न करने की, तो उसी के लिए हरकत होती है, हरकत में बरकत होती है। सेल परचेज ऑफ गुड्स, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड देन सेलिंग इट टू द कस्टमर्स। तो ये सारी की सारी चीजें आपके पास इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी में आ जाती हैं। ठीक हो गई बात। और ये चार्जेबल टू टैक्स होती है, ये रेवेन्यू रिसीट होती है। दूसरी है आपके पास नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी। एक्टिविटी तो हो रही है, सेल परचेज भी हो रही होगी, सेल परचेज हो रही होगी, लेकिन उसमें इंटेंशन टू जनरेट इनकम नहीं होगी। जैसे मैंने बताया सेल ऑफ पर्सनल मूवेबल एसेट्स, सेल ऑफ पर्सनल मूवेबल एसेट्स, उसके अंदर आपकी इंटेंशन इनकम जनरेट करने की नहीं होती है। ठीक है। मेरी पर्सनल गाड़ी अगर मैंने 3 साल 4 साल 5 साल बाद सेल करी है तो उससे मकसद मेरा इनकम जनरेट करना नहीं होगा। ठीक है। पुरानी होगी, ख़राब हो गई, दूसरी लेनी है, मैं चेंज कर लूँगा। फ़ोन मैंने 2 साल 3 साल इस्तेमाल करने के बाद सेल कर रहा हूँ, तो मैं कोई फ़ोन का ट्रेडर नहीं हूँ। सही है। मैं इसलिए चेंज कर रहा हूँ, तो मुझे ज़्यादा फंक्शन वाला फ़ोन चाहिए, मेरी ज़रूरत चेंज हो गई है, दूसरा फ़ोन चाहिए, बड़ा मानना है, आईफोन चाहिए। सही। तो कोई भी मकसद हो सकता है। इनकम की जनरेशन इंटेंशन नहीं। इंटेंशन को पता लगाने के लिए मैंने आपको बताया फ्रीक्वेंसी एंड क्वांटिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस प्ले अ वाइटल रोल। बात समझ आ गई। डिटर्मिनेंट्स हैं, ये भी डिटर्मिनेंट्स हैं, फ्रीक्वेंसी और क्वांटिटी डिटर्मिनेंट्स हैं। ठीक। चलो, फिर हमने देखा विदाउट एक्टिविटी, ये तो हमने ये देखा कि नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी कैपिटल रिसीट हो जाएगी, और उसकी एक्सेप्शन क्या थी? इसकी एक्सेप्शन थी कि सेल ऑफ पर्सनल मूवेबल एसेट्स स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 38 सब सेक्शन 5। तो हमने कहा कि वो रेवेन्यू रिसीट होगी, वो टैक्सेबल होगी। ठीक है। फिर हमने देखा विदाउट एक्टिविटी में हमने 2 चीज़ें देखी। एक ऑन वॉलेंट्री बेसिस देखा था हमने। वॉलेंट्री बेसिस, खुद की खुशी से अगर कोई आपको दे रहा है, गिफ्ट दे रहा है, ठीक है, बर्थडे पार्टी पे गिफ्ट रिसीव हो रहे हैं, कोई वेडिंग सेरेमनी पे गिफ्ट रिसीव हो रहे हैं, सीए आपने क्वालिफाई कर लिया, उस पर गिफ्ट रिसीव हो रहे हैं, तो ये वॉलेंट्री बेसिस पर जो चीज़ें दी जा रही हैं ये कैपिटल रिसीट में फॉल करती हैं। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है। क्या? अगर गिफ्ट्स आपको रिसीव हुए हैं फ्रॉम नॉन रिलेटिव, तो फिर वो चार्जेबल टू टैक्स हो जाएंगे अंडर सेक्शन 39।
अब कुछ बच्चे सवाल करते हैं कि सर अब अगर तो नॉन रिलेटिव से मिलने वाले गिफ्ट पर हमें टैक्स देना है तो हम बताएंगे ही क्यों कि हमें नॉन रिलेटिव से गिफ्ट मिला है? क्यों बताइए? नहीं समझे भाई? मिसाल के तौर पर किसी की शादी हुई, उसको लिफाफे मिल गए, तगड़े लिफाफे, हर मेहमान 5,000 से कम का लिफाफा लेकर ही नहीं आ रहा कोई, ठीक है। जब सारे लिफाफे खोल के सम किया तो मैं मिसाल ले रहा हूँ, टोटल बन गया 10 लाख रुपए। तो वो बोलेगा भाई अच्छा, और मिसाल ले रहा हूँ मैं, सारे जो उसको एनवेलप मिले हैं वो नॉन रिलेटिव से मिले, नॉन रिलेटिव से मिले, ठीक है। तो हम उसको बोलेंगे भाई ये आपको गिफ्ट मिल गया, नॉन रिलेटिव से मिल गया है, आपको इस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो आपको इस पर टैक्स देना पड़ेगा, मतलब मैं बताऊंगा ही नहीं किसी को मुझे पैसे मिले, मैं छुपा लूंगा, मैं अलमारी में रख लूंगा, मैं बोरी में बंद करके बिस्तर के नीचे डाल दूंगा। कैसे पता लगेगा किसी को? क्यों होगा ये चार्जेबल टू टैक्स? मिसाल ले लो, आपने कैफ क्वालिफाई किया और आपको आपके अब्बू के दोस्त ने, जो कि रिलेटिव नहीं है, उन्होंने एक कीमती घड़ी दे दी, और वो कीमती घड़ी है 8 लाख रुपए की। ऐसे ऐसे लोग होते नहीं मार्केट में, ऐसी मिसालें होती हैं देने के लिए, ठीक है। ऐसे इतने अच्छे दोस्त ना आपके पाए जाएंगे ना आपके अब्बू के पाए जाएंगे। 8 लाख रुपए की घड़ी आपको गिफ्ट कर दी। अब आपने कहा सर ये तो गिफ्ट रिसीव हो गया, और गिफ्ट भी किससे रिसीव हो गया? नॉन रिलेटिव से रिसीव हो गया, तो क्या ये चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगा? आपने पढ़ाया ये चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगा। मैं किसी को बताऊंगा ही नहीं 8 लाख की घड़ी है, किसी को बताऊंगा ही नहीं 10 लाख रुपए की घड़ी है। अब बताएं चार्जेबल टू टैक्स कैसे होगा? दिमाग में आ रही बात, समझ आ रही है बात? तो अब सुन लो इसका जवाब। इसका जवाब ये है कि इस पूरे इनकम टैक्स लॉ को पढ़ने के लिए सबसे पहले एक उसूल आपको जहन में रखना होगा। क्या? कि हर बंदा बहुत ही ईमानदार है, हर बंदा बहुत ईमानदार है और वो टैक्स देने के लिए बेचैन और बेकरार है। बात समझ आ रही है? ये लॉ पढ़ने के लिए आपको ये उसूल जहन में रखना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, टैक्स वाले को कैसे पता लगेगा? अगर हमने नहीं बताया कि हमें 8 लाख रुपए की घड़ी गिफ्ट में मिली है और हमने छुपा लिया, हमने इसको इनकम में शो ही नहीं किया, इस पर हमने टैक्स ही नहीं दिया, टैक्स वाले को कैसे पता लगेगा कि मेरे पास ये घड़ी आई है, ये मेरे पास पैसे आए हैं? हमने कहा ठीक है, वक्ती तौर पर छुप जाएगा। किस पे कैसे छुप जाएगा? वक्ती तौर पर छुप जाएगा, लेकिन हो सकता है पता चल जाए। कैसे? मिसाल के तौर पर आपको घड़ी मिली 8 लाख रुपए की, आपने घर आके अब्बा को बोला मुझे तो घड़ी चाहिए ही नहीं थी, मुझे तो बाइक चाहिए थी। ये क्या आपके दोस्त ने घड़ी दे दी, अब्बा ने बोला बेच के बाइक ले लो। आपने घड़ी बेची, बाइक ले ली। बाइक आपने अपने नाम पे रजिस्टर करा ली। आपने अपने नाम पे जैसे ही रजिस्टर कराई, टैक्स वाले को पता लग गया कि आपके नाम पे बाइक रजिस्टर हुई है। टैक्स वाले का फोन आया, भाई आपके नाम पे बाइक रजिस्टर हुई है, पैसे कहाँ से आए? अब्बू के दोस्त ने गिफ्ट दिया था। तो अब्बू के दोस्त आपके रिलेटिव थोड़ी है, नॉन रिलेटिव है, उनसे गिफ्ट मिला है, चार्जेबल टू टैक्स है, इस पर टैक्स तो दो भाई। बात समझ आ रही है? हाँ, अगर मिसाल के तौर पर आपको गिफ्ट मिला, ईदी भी तो गिफ्ट है, ईदी मिलती है, ईदी मिली, खाया पिया, खत्म किया, पेट पे हाथ फेरा, अल्हम्दुलिल्लाह बोल दिया, खत्म, पता ही नहीं लगा किसी को क्या शादी है, कोई मसला नहीं, इसको कोई नहीं पकड़ सकता। बात समझ आ रही है? मिसाल के तौर पर किसी की कैश में सेल हो गई, प्रॉफिट हो गया, उसने कैश में किसी को डिक्लेयर नहीं किया, अपनी इनकम डिक्लेयर नहीं की, कैश घर पर लेकर गया, इम्तियाज स्टोर किया, शॉपिंग कर ली, खाने पीने का सामान ले लिया, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन जब इंसान के पास माल बढ़ता है तो ख्वाहिशात बढ़ती हैं, और जब ख्वाहिशात बढ़ती हैं तो वो चाहता है कि मैं गाड़ी भी लूँ, मैं बंगला भी लूँ, मैं बाइक भी लूँ। क्या ख्याल है? जब पैसा बढ़ता है, आज आप पैसे वाले से पूछो आपके पास बहुत पैसा है, आप रोज केएफसी का खाना खाते होगे ना, मतलब पागल हो गया क्या केएफसी का खाना खाएंगे, मेरी सेहत खराब हो जाएगी, दिमाग ठीक है तेरा? ओहो, हम तो ये सोचते थे कि अगर बहुत पैसा होगा तो बस हर वक्त खाना पीना ही होगा।
जो बहुत पैसे वाला होगा ना वो बोलेगा नहीं भाई मैं दुबई के अंदर प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, मुझे डिफेंस के अंदर प्रॉपर्टी चाहिए। बहुत पैसा आ जाएगा वो बोलेगा मुझे 80 लाख रुपए की गाड़ी चाहिए। क्या ख्याल है? हमने कहा ये वो एसेट्स हैं जो रजिस्टर होते हैं। जो क्या होते हैं? रजिस्टर होते हैं। और जैसे ही रजिस्टर होते हैं टैक्स वाले के पास आपकी इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। बात समझ आती है बात? तो कहने का मकसद ये छोटी मोटी अमाउंट होगी वो तो छुप जाएगी, लेकिन बड़ी अमाउंट होगी और आपने कोई ऐसा एसेट ले लिया जो कि रजिस्टर होता है आपके नाम पे, तो टैक्स वाले को पता चलेगा। दूसरी बात, रजिस्टर नहीं भी हुआ आपके नाम पे एसेट। अब उसी मिसाल पर आ जाओ, जिसकी शादी हुई थी, जिसको 10 लाख रुपए का कैश मिला था, उसने क्या किया, अगले दिन वो सारे लिफाफों का टोटल कैश लिया और जाके अपने बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए डिपॉजिट करा दिया। जैसे उसने 10 लाख रुपए अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा दिया, क्या साल के आखिर में बैंक स्टेटमेंट नहीं निकालेगा टैक्स वाला? उसकी निकाल सकता है ना। बैंक के अंदर अगर कोई चीज डिपॉजिट हो गई तो अब वो क्या हो गई, रिकॉर्ड पे आ गई। अब उसका छुपना छुपाना मुश्किल हो गया। क्या बातें समझ आ रही हैं? तो जरूरी नहीं है कि आप जाहिरी एतबार से देखो कि सर ये तो कैश नॉन रिलेटिव दे देगा तो मैं खा पी के बराबर कर दूंगा, ऐसा नहीं। जब पकड़ में आ जाएगा तो वो आपसे पूछेगा आपने इस पे टैक्स दिया, नहीं दिया, तो क्यों नहीं दिया, टैक्स भी दो, पेनल्टी भी दो, डिफॉल्ट सरचार्ज भी दो। टैक्स नहीं दिया था वो भी दो, क्यों नहीं दिया था उसकी पेनल्टी लगेगी वो भी दो, और इतने दिन तक तुमने हमें जो पैसे न दिए, हमारा रेवेन्यू लॉस हुआ, उसके ऊपर सूद भी दो, डिफॉल्ट सरचार्ज भी दो। आर यू गेटिंग दिस? चलो, तो हमने देखा कि गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम नॉन रिलेटिव चार्जेबल टू टैक्स, और फिर हमने देखा था वेयर लीगल राइट इज एस्टैब्लिश, जहां लीगल राइट एस्टैब्लिश हो जाता है वहां भी वो रेवेन्यू रिसीट बन जाती है और आपको टैक्स देना पड़ता है। उसकी हमने कुछ एग्जांपल ली थी, प्राइस बॉन्ड वगैरह वगैरह, सही है। और फिर हमने उसकी एक्सेप्शन देखी थी, विच इज शरिया राइट। शरिया राइट टैक्सेबल नहीं होता, इनकम नहीं होती, इनहेरिटेंस, हक, एग्जाम्पल ली थी मैंने। अब ये पहली क्लास वाली जो डिस्कशन है ना, बच्चे इसको बड़ा हल्का लेते हैं और आगे जाके ये कॉन्सेप्ट्स लिंक होते हैं। फिर जब मैं पूछता हूँ ना क्या बताओ पर्सनल गाड़ी बेची, गेन किधर जाएगा, सर कैपिटल गेन में जाएगा, वो सारी डिस्कशन पहली क्लास वाली भूल जाते हैं। कैपिटल गेन के अंदर डिस्कशन आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में गिफ्ट का सारा डिस्कशन आएगा। तो यही सारी डिस्कशन मैं आपको वापस से याद भी दिलाऊंगा। तो आपके पास अगर रजिस्टर में कुछ चीज़ें नोटेड हैं, एग्जाम्पल नोटेड हैं, तो आपको वो चीज़ें याद है। ठीक हो गई बात, जिंदगी में आगे बढ़ें। फिर हमने देखा था कॉन्सेप्ट इनकम की डेफिनेशन, इनकम की डेफिनेशन का। फिर हमने देखा था इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में इनकम की डेफिनेशन हमसे क्या कहती है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में इनकम की डेफिनेशन ने हमसे ये कहा, इनकम इंक्लूड्स, इंक्लूसिव डेफिनेशन थी, एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स, और जिसका कॉन्सेप्ट हमने पूरा पढ़ लिया। एनी अमाउंट सब्जेक्ट टू कलेक्शन और डिडक्शन ऑफ टैक्स अंडर एफटीआर, ऐसी अमाउंट जिसके ऊपर टैक्स लग गया, कलेक्ट हो गया, डिडक्ट हो गया अंडर एफटीआर। एफटीआर के ऊपर आज जरा तफसील से बात भी करेंगे। फिर क्या था, एनी अमाउंट ट्रीटेड एज इनकम, और फिर क्या था, एनी लॉस ऑफ इनकम। अमाउंट ट्रीटेड एज इनकम हमने एग्जांपल देख ली थी, जो इनकम होगी नहीं लेकिन टैक्स वाला जबरदस्ती बोलेगा कि ये हम कह रहे हैं इनकम है तो इनकम बनाओ, जैसे लोन रिसीव्ड इन कैश, जैसे अनएडजस्टेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीव्ड फ्रॉम टेनेंट। ठीक होगी बात। और एक और, अच्छा इसके बाद हमने ये देखा था एनी अमाउंट, सॉरी एनी लॉस ऑफ इनकम, ऐसी इनकम जो हमने खुद अपने हाथों से लॉस कर दी। टैक्स वाला बोलता है तुमने अपने हाथों से लॉस किए भाई, हम इस पर टैक्स लगाएंगे। और इसकी मैंने आसान मिसाल आपको ये दी थी कि अगर किसी ने अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे दे दी, रेंटल इनकम उसको रिसीव हो रही है, मार्केट रेंट है लाख रुपए पर मंथ, यानी साल का 12 लाख, उसने अपने रिलेटिव को दे दिया 80,000 पर मंथ में, तो साल के कितने मिले उसको, 9,60,000। 12 लाख नहीं मिले उसको, कितने मिले, 9,60,000। लेकिन लॉ कहता है आपके पास आपकी इनकम में कौन सी अमाउंट जाएगी, हायर ऑफ टू एक्चुअल रेंट, फेयर मार्केट रेंट, विच एवर इज हायर। हायर कौन सा है, 12 लाख। अब ये 12 लाख टैक्सेबल कैसे होगा, ये तो मिले ही नहीं है। हमने कहा मिले कितने, 960, लॉस ऑफ इनकम कितना हुआ, 240, तो 960 प्लस लॉस ऑफ इनकम को मिला लो, 240 बन गया।
अब 12 लाख पर टैक्स ले सकते हैं? मैंने कहा जी ले सकते हैं, इनकम की डेफिनेशन के हिसाब से बिल्कुल आप राइटफुल टैक्स ले सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई मसला? जिंदगी में आगे बढ़ जाए। फिर हमने अपना डिस्कशन स्टार्ट किया था टैक्स रिजीम्स का। टैक्स रिजीम्स के अंदर हमारे पास मोटी मोटी 3 तरह की टैक्स रिजीम्स आएंगी। एफटीआर जिसे हम फिक्स्ड या फाइनल टैक्स रिजीम भी कहते हैं। दूसरी हमारे पास आती है मिनिमम टैक्स रिजीम, जिसको हम प्यार से MTR भी कहते हैं। और तीसरी आती है हमारे पास नॉर्मल टैक्स रिजीम, जिसको हम क्या भी कहते हैं, NTR भी कहते हैं। इसके अंदर भी हमारे पास 2 तरह की चीज़ें आ जाती हैं। एक कैटेगरी थोड़ी सी अलग ही हो जाती है, जिसको हम कहते हैं सेपरेट ब्लॉक ऑफ और यहाँ आती है इनकम taxable at normal slab rates। ठीक है, अब हम इन तीनों को पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट आपका रिफाइन होता चला जाएगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और हर इनकम को हम देखेंगे और उसके ट्रीटमेंट्स को देखेंगे। लेकिन अभी आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए, बुनियादी कॉन्सेप्ट होना चाहिए, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हर चीज़ आपकी रिफाइन होती चली जाएगी। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जितनी भी इनकम है, जो भी इनकम, हर इनकम को एक ही तरह से, एक ही लाठी से नहीं हाँक सकते, एक ही तरह से टैक्स नहीं कर सकते, और करना फिजिबल भी नहीं होता। देखो, टैक्स लगाने वाला देखेगा कि मेरे लिए आसानी क्या है। मैं टैक्स जिस पर लग रहा है वो ये देखेगा कि मैं टैक्स के चुंगल से कैसे बच जाऊं, मैं टैक्स लॉ के नरगे से कैसे आजाद हो जाऊं, मुझ पर कैसे ये टैक्स का प्रोविजन न लगे, मैं कैसे टैक्स बचा लूं। टैक्स पेयर की ये सोचोगी। जबकि लॉ मेकर जो लॉ बना रहा है वो किस सोच से बनाएगा, मैं कैसे हर इनकम को टैक्स कर लूं, मैं कैसे इनकी टैक्स चोरी को रोक लूं, मैं कैसे आसानी से टैक्स कलेक्ट कर लूं। गवर्नमेंट ये सोचेगी। अच्छा, जब मैं कहता हूं टैक्स वाला, थोड़ा सा मैं जरा समझा दूं। टैक्स वाला, तो टैक्स वाले से क्या मुराद होती है? टैक्स वाले से मुराद होती है जिसने टैक्स का कानून बनाया। टैक्स का कानून कौन बना रहा है? कानून कौन पास कर रहा है? गवर्नमेंट पास कर रही है, नेशनल असेंबली पास कर रही है, ठीक है, पार्लियामेंट प्रूफ कर रही है। लॉ मेकर, टैक्स वाला, ठीक है। जब मैं कहता हूं टैक्स वाला जिसने कानून बनाया। FBR कौन है? FBR वो इदारा है जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर है। कौन है? टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। जो लॉ के कवानीन हैं उस पर अमल दरामद करवाना किसकी जिम्मेदारी है? FBR की जिम्मेदारी। लॉ ने बोला आपको टैक्स देना है, इतना % पे टैक्स देना है, अब आपने नहीं दिया तो कौन पूछेगा? FBR पूछेगा। क्यों नहीं दिया? इस डेट को रिटर्न फाइल क्यों नहीं किया? पेनल्टी लगेगी। इस पर अमल दरामद क्यों नहीं किया? जैसे पुलिस है, पुलिस का काम क्या कानून बनाना है? क्या पुलिस कानून बनाती है? नहीं, जो कानून बना हुआ उस पर क्या करवाती है? अमल दरामद करवाती है। इसी तरह FBR टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर है, लॉ मेकर नहीं है। बात समझ आ गई? टैक्स वाला जब मैं कहता हूं तो उसका मतलब टैक्स बनाने वाले ने जो टैक्स बनाया उसकी बात हुई। क्लियर होती है बात? अच्छा, FTR,
इसका कुछ कॉन्सेप्ट आपको पास आ चुका था, कुछ थोड़ा सा और इसके अंदर रिफाइन करके इसको मुकम्मल कर लेते हैं। FTR किसको बोलते हैं? फाइनल टैक्स रिजीम, फिक्स्ड टैक्स रिजीम, फाइनल टैक्स रिजीम, फिक्स्ड टैक्स रिजीम, ठीक है। इसमें जो भी इनकम आती है, सबसे पहली बात ये कि लॉ उसको ऑर्डिनेंस में स्पेसिफाई करेगा। लॉ क्या करेगा? ऑर्डिनेंस से मुराद जो कानून है, जो किताब है, टैक्स का जो कानून है, लॉ उसको स्पेसिफाई करेगा कि देखो ये वाली इनकम FTR में जा रही है, ये वाली इनकम FTR में जाएगी, ये वाली इनकम FTR में जाएगी, ये वाली इनकम FTR में जाएगी। मिसाल के तौर पे लॉ आपको बताएगा नाम लेके, प्राइस बॉन्ड की इनकम FTR में जाएगी, प्राइजेज एंड विनिंग्स FTR में जाएगी, इंटरेस्ट इनकम इंडिविजुअल अर्न कर रहा है अप टू 5 मिलियन FTR में जाएगा, ठीक है। बोनस शेयर्स मिल रहे हैं FTR में जाएंगे। मैं मिसाल दे रहा हूं, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज FTR में जाएंगी। लॉ नाम लेके बताएगा। तो जब लॉ नाम लेके बताएगा तो हमें मसला नहीं है, हमें पता लग गया कि ये कैसे टैक्सेबल होगा, अंडर FTR। बात समझ आ गई? तो लिख लेते हैं, ठीक है। वो इनकम जो स्पेसिफाइड टू बी टैक्स अंडर FTR अंडर द लॉ। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि लॉ हमें बताएगा कि ये इनकम चार्जेबल टू टैक्स है अंडर FTR। एग्जाम्पल, export of services, prizes and winnings, etc. दूसरी खुसूसियत, टैक्स डिडक्टेबल कलेक्टेबल एट, क्या लिखा हुआ है? सोर्स समझना है इसको आपने। FTR की इनकम आपको आमतौर पर जहां भी नजर आ रही होंगी, जाहिर सी बात है हम वो क्राइटेरिया पढ़ेंगे जो 99% फिट बैठते हैं, 1% ऊपर नीचे एक्सेप्शन हर जगह होती है, और हर चीज बताना इस वक्त इस स्टेज के ऊपर पॉसिबल भी नहीं है। काफ़ी चीज़ें ऐसी होंगी FTR से रिलेटेड जो आप लोग CA फाइनल में देखेंगे। FTR की टैक्सेशन आपके लेवल पर बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। सर्विसेज, सर्विसेज भाई, सर्विसेज। दूसरी बात क्या लिखी है मैंने? टैक्स कलेक्टेबल डिडक्टेबल एट सोर्स। अच्छा भाई, मतलब क्या हुआ? एट सोर्स का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जैसे ही ये इनकम पैदा होगी, जैसे ही ये इनकम जनरेट हो रही होगी, वैसे ही किसी न किसी की जिम्मेदारी लगी हुई होगी, किसी न किसी की जिम्मेदारी लगी हुई होगी कि इसमें से क्या काट लेना? टैक्स काट लेना। आमतौर पर जो बंदा दे रहा होगा उसकी जिम्मेदारी लगी हुई होगी। सुनना, एग्जाम्पल, आहिस्ता आहिस्ता हजम होगी बात। अच्छा, मैं कुछ एग्जांपल इधर दे दूंगा, फिर रब कर देंगे। इसकी एग्जांपल दे रहा हूं, सुनना। ये बैंक है, ये इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल ने बैंक के पास पैसे रखवाए हैं, कितने? मिसाल ले रहा हूं मैं, 5 मिलियन, 50 लाख रुपए। बैंक इस इंडिविजुअल को क्या दे रहा है? इंटरेस्ट दे रहा है। सही हुई बात, इंटरेस्ट दे रहा है। मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि पूरे साल में बैंक ने इंडिविजुअल को 10% का सूद दिया। कितने परसेंट का सूद दिया? 10%। तो 5 मिलियन का 10% कितना हो गया भाई? 5 लाख रुपए। तो हमने कहा 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे किया बैंक ने इंडिविजुअल को। जब हम IFOS पढ़ेंगे, देखो इंटरेस्ट हर केस में FTR नहीं होता।
कुछ केस में FTR होता है, कुछ केस में NTR होता है। तो ये जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कब FTR होता है, कब NTR होता है। हमें अभी उस टेंशन में पढ़ने की जरूरत नहीं। अभी जो मैंने एग्जाम्पल आपको दी वो FTR वाली दी है, क्योंकि मैं FTR समझा रहा हूं। ये केस FTR का है, सही है। इंटरेस्ट बैंक ने जब इंडिविजुअल को दिया 5 लाख, जैसे ही ये इनकम जनरेट होगी, हर महीने होगी, जाहिर सी बात है। साल की, मैंने तो अभी एग्जांपल आपको साल की दी है, लेकिन ये तो हर महीने जनरेट होगी ना, हर महीने इनकम जनरेट हो रही होगी। ये चलो अज्यूम करो हर महीने नहीं हो रही, साल के साथ साल, 1 साल के बाद ही मिल रही है, आसान कर लो इसको। पैसे रखवाए हैं, अब 1 साल के बाद उसको पैसे मिलने हैं, कितने? सूद के 5 लाख रुपए मिलने हैं। जैसे ही ये पैसे, ये इनकम जनरेट हुई एट सोर्स, किसकी जिम्मेदारी है? बैंक की जिम्मेदारी है कि ये पूरे 5 लाख रुपए आपने इस इंडिविजुअल को नहीं देने हैं, वरना ये टैक्स नहीं देगा, ये खर्च कर लेगा, ये छुपा लेगा। आपकी जिम्मेदारी है कि एट सोर्स, जैसे ही ये एट सोर्स का मतलब होता है एट द टाइम ऑफ ओरिजिनेशन, एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन, जैसे ही ये इनकम पैदा हो, जैसे ही ये अमाउंट पैदा हो, ए बैंक आपने टैक्स काट लेना है 15% पर। 5 लाख का 15% बताओ कितना बनता है? 7 लाख, सही, 75,000। ठीक है, ऐसा ही है। और आपने इंडिविजुअल को पैसे देने कितने? 4,25,000। जिम्मेदारी किसकी लगा दी हमने? बैंक की। टैक्स किसका है? इंडिविजुअल का। वेरी गुड। ये ऐसा ही है कि इंडिविजुअल ने टैक्स पे किया है, क्योंकि ये किसकी इनकम में से काटा है हमने? इंडिविजुअल की इनकम में से काटा है। यानी कि अगर हम इंडिविजुअल की इनकम में से नहीं काटते तो फिर ये किसको पे करना पड़ता? आइडियली प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? इंडिविजुअल की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन हमने बैंक को चौकीदार बना दिया, चौधरी बना दिया। हमने कहा कि जब तुम इंटरेस्ट इनकम दोगे इस इंडिविजुअल को, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुमने क्या करना है? डिडक्ट करना है। जिम्मेदारी है तुम्हारी। डिडक्टेबल हो गया, कलेक्टेबल हो गया। अब अगर उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करी, डिडक्शन नहीं करी, डिडक्टेबल है, लॉ ने बोला जिम्मेदारी है, डिडक्ट होगा। अब अगर बैंक ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करी, इसका मतलब ये नहीं है कि ये इनकम FTR से निकल जाएगी, ये FTR में ही रहेगी। फिर अगर बैंक ने गलती से भूल गया, बैंक ने गलती से नहीं टैक्स डिडक्ट किया, तो अब किसकी जिम्मेदारी होगी? इसकी जिम्मेदारी होगी कि ये 15% के ऊपर टैक्स गवर्नमेंट को जमा करा। बात समझ आ रही है आपको? अच्छा, लेकिन लॉ ने कह दिया कि इंटरेस्ट इनकम पर टैक्स की डिडक्टिबिलिटी एस्टैब्लिश हो गई एट सोर्स। एट सोर्स मतलब एट द टाइम ऑफ ओरिजिनेशन, एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन। जैसे ही ये इनकम पैदा होगी, बैंक की जिम्मेदारी है कि वो क्या काट लेगा? 15% का टैक्स काट लेगा। और ये टैक्स काट के किधर जमा हो जाएगा? हमने कहा ये टैक्स काट के जमा हो जाएगा, ये टैक्स काट के FBR के पास जमा हो जाएगा। किस भाई साहब के नाम पर? मिस्टर ए के नाम पर। मिस्टर ए के नाम पर टैक्स का चालान जमा हो गया। मिस्टर ए ने शिकवा किया, तुझे 1.5 शेयरी करने की क्या जरूरत है? मेरे पैसे, मेरी इनकम, मेरी मर्जी, मैं टैक्स दूं ना दूं मैं खुद दे दूंगा, तू क्यों 1.5 शेयरी कर रहा है? बैंक ने बोला अगर मैंने टैक्स काट के जमा नहीं कराया तो मुझे FBR की तरफ से थप्पड़ पड़ेगा, मुझे FBR की तरफ से डंडा पड़ेगा। ठीक हो गई बात? क्या थप्पड़ पड़ेगा, क्या डंडा पड़ेगा, वो हम बाद में देखेंगे। पेनल्टी भी लगेगी और भी मसले मसाइल होंगे, तबीयत से मसले मसाइल होंगे, इतने मसले मसाइल होंगे कि बैंक कुछ भी करेगा टैक्स काटना नहीं भूलेगा। बात समझ आ रही है? Are you getting this? शब्द अब हुआ क्या? तो ये बात आपको समझ आ गई? तो ये FTR के जितने भी केसेस होंगे ना, आपको क्या नजर आ रही होगी? कलेक्टेबिलिटी, डिडक्टेबिलिटी एट सोर्स। अब मैंने जो प्राइस वाली मिसाल दी थी, जीतो पाकिस्तान में फहद मुस्तफा ने बाइक दे दी थी किसी को, याद है? पिछली क्लास में मैंने मिसाल दी थी आपको। अब बाइक जीत गया कोई बंदा, होंडा CD70, होंडा 70 लाख रुपए की तो होगी, उससे ज्यादा की चल रही है मेरे ख्याल में आजकल।
लाख रुपए की दोगे। अब उसने होंडा 70 प्राइस में दे दी किसी को, जीत गया कोई बंदा, वो बाइक ले जाने लगा, तो क्या वो बाइक ले जा सकता है? उसको क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन टैक्स विद डिडक्ट कैसे होगा? बाइक में से टैक्स कैसे डिडक्ट होगा? बाइक में से टैक्स डिडक्ट कैसे होगा? हमने कहा सर वहां डिडक्ट नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? कलेक्ट हो जाएगा। हमने कहा लाख रुपए कैश दे रहे होते तो 20,000 उसी में से रोक लेते हम, लेकिन हम दे क्या रहे हैं? बाइक दे रहे हैं। तो हमने बोला भाई आप बाइक ले जा नहीं सकते, लाख रुपए की बाइक है, इसका 20% 20,000 रुपए पहले जमा करो फिर। Are you getting this? तो जैसे ही ओरिजिनेशन हो रही है, जिम्मेदारी बन रही है किसकी? देने वाले की। इनकम जिसके पास से इनकम मिल रही है उसको, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो क्या करे? टैक्स की कलेक्शन करे या डिडक्शन करे। डिडक्टिबिलिटी कलेक्टिबिलिटी एस्टैब्लिश हो जाती है। क्या ये बात आपकी समझ आ गई है? गेटिंग दिस? इसी तरह एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, जब कोई बंदा सर्विसेज की एक्सपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज से क्या मुराद है? एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज से मुराद ये है कि मैं मिसाल के तौर पर मैं अपनी फर्म से किसी इंटरनेशनल क्लाइंट को सर्विस दे रहा हूँ, सही है, बुक कीपिंग की सर्विसेज दे रहा हूँ, मैं टैक्स मैनेजमेंट कर रहा हूँ, उसको कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहा हूँ, सर्विसेज है ना, ये गुड्स तो नहीं है, लेकिन किसको दे रहा हूँ? मैं किसी इंटरनेशनल क्लाइंट को दे रहा हूँ। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज हो गई। अब मुझे पैसे मिलेंगे बाहर से, इन द फॉर्म ऑफ डॉलर्स मिलेंगे, कैनेडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, क्या ख्याल है? दुबई में कोई क्लाइंट है तो वो दिरहम में पेमेंट कर रहा है मेरे अकाउंट में, ऐसा ही होगा। तो जैसे ही मेरे पास वो पैसे गिरेंगे बैंक अकाउंट में, तो ये वाली जो इनकम है ये फॉल करेगी अंडर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के ऊपर 1% का फुल एंड फाइनल टैक्स लगता है, ठीक है। तो जैसे ही वो पैसे मेरे बैंक में गिरेंगे, बैंक की जिम्मेदारी होगी कि मेरे पैसों पर 1% का टैक्स काट ले। तो सर बैंक की जिम्मेदारी क्यों होगी? आपको जो यूएसए वाला क्लाइंट है, वो यूएसए वाला क्लाइंट नहीं काटेगा पैसे 1%। हमने कहा यूएसए वाले क्लाइंट के ऊपर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस लागू थोड़ी होता है। बात समझ आ रही है? मुझे जितने भी पैसे मिलेंगे यूएसए से, जितने भी नेट पैसे आ रहे हैं मेरे पास, वो मेरी इनकम है ना। आर यू गेटिंग दिस? एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, मैं सिर्फ ऐसे ही समझा रहा हूँ। दो बंदों के बीच में बैठोगे तो कभी ऐसा हो आपसे किसी ने कुछ पूछ लिया तो आप जलील हो जाओगे, इसलिए समझा रहा हूँ कुछ बातें कभी कभी। तो मिसाल ले रहा हूँ मैं, ये मेरा क्लाइंट बैठा हुआ है मिसाल के तौर पर ABC टेक यूएसए, ठीक है, ये मेरी फर्म है HM चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ठीक है। मैंने सर्विसेज दी, इन्होंने मुझे पेमेंट कर दी, $1000 की पेमेंट कर दी, ठीक हो गई बात। अब मेरे पास नेट पैसे कितने आ रहे हैं? $1000। नेट पैसे कितने आ रहे हैं पास? नेट प्रोसीड्स पर पैसे का टैक्स कटता है। किस पे कटता है? नेट प्रोसीड्स। मेरे पास $1000 आ रहे हैं। जैसे ही $1000 मेरे पास मेरे मीजान बैंक में गिरेंगे, मिसाल के तौर पर 280 का एक्सचेंज रेट चल रहा है, तो मेरे बैंक में कितने गिर जाएंगे? 2,80,000 रुपए कन्वर्ट होकर गिर जाएंगे। जैसे ही 2,80,000 रुपए कन्वर्ट होकर मेरे बैंक में गिरेंगे, बैंक इसके ऊपर 1% का टैक्स काट लेगा। तो इधर तो वो पॉइंट आता है ना कि मतलब वो इनकम कमाने के लिए कुछ एक्सपेंस मैंने पे किए, मेरे कुछ सैलरी, इसका 1% 2800 ही बनता है ना, 280 तो नहीं बनता। देख लो एक दफा, 2800 ही बनता है। इतना टैक्स मेरा बैंक काट लेगा बैंक। तो ये एट सोर्स डिडक्ट हो गया। तुम्हारा सवाल का जवाब तुम्हें खुद ही मिल जाएगा, जैसे हम आगे बढ़ेंगे तुमको खुद मिल जाएगा तुम्हारे सवाल का जवाब, सही। तो क्या ये बात आपको समझ आ गई? क्या ये बात आपको समझ आ चुकी है? जैसे ही ये इनकम जनरेट होगी एट द पॉइंट ऑफ जनरेशन, टैक्स डिडक्टिबिलिटी या कलेक्टिबिलिटी, अगर बैंक ने ये 1% नहीं काटा
मिसाल के तौर पर बैंक ने नहीं काटा, बैंक को नहीं पता मेरी एक्सपोर्ट प्रोसीड्स है, बैंक ने नहीं काटा, तो किसको पे करना पड़ेगा? मुझे पे करना पड़ेगा, मुझे पे करना पड़ेगा। क्या ये बात आपको समझ आ गई? अगला पॉइंट, नो एक्सपेंसेस will be allowed to be deducted from income taxable under। पहले ये वाला पॉइंट समझ जाओ, पहले ये वाला पॉइंट समझो। नो एक्सपेंसेस, कोई एक्सपेंस भी अलाउ नहीं होगा। किस चीज के लिए अलाउ नहीं होगा? कि वो एफटीआर की इनकम में से लेस किया जा सके। हमने देखा था, हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि सर ग्रॉस प्रोसीड्स इनकम थोड़ी होती है, याद है? मैंने आपको बताया था जीतो पाकिस्तान में जिसको 1 लाख रुपए की बाइक मिल रही थी, हमने उसको बोला ये 1 लाख रुपए तेरी इनकम है, तो वो भी अकाउंटिंग कैफ फेल बच्चा निकला, कैफ पढ़ा हुआ था उसने बोला भाई ये 1 लाख रुपए तो मेरी ग्रॉस प्रोसीड्स हुई ना, 1 लाख रुपए जो मुझे जीतो पाकिस्तान से मिले हैं ये तो मेरी ग्रॉस प्रोसीड्स हुई, ये मेरी इनकम थोड़ी हुई। मैं तो लाहौर से आया हूँ, मैं लाहौर से आने का ट्रेन का टिकट लेस करूंगा, होटल में रहा वो लेस करूंगा पैसे, फिर मेरी नेट इनकम निकलेगी। हमने कहा नहीं, माजरत के साथ ये जो प्राइजेस एंड विनिंग पर लगने वाला टैक्स है, ये जो आपकी प्राइजेस एंड विनिंग्स की इनकम है, ये फॉल करती है अंडर एफटीआर, और जो इनकम फॉल करती है अंडर एफटीआर उसमें से कोई एक्सपेंस भी लेस नहीं हो सकता, कोई एक्सपेंस भी लेस नहीं हो सकता। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? मिसाल के तौर पर इसके ऊपर आ जाओ, मिस्टर ए पर आ जाओ। हमने मिस्टर ए को बोला आपके 5 लाख रुपए की इनकम जनरेट हुई है, हम उसके ऊपर 15% का टैक्स काट रहे हैं। मिस्टर ए ने बोला पागल तो नहीं हो गए, ये तो मेरी ग्रॉस प्रोसीड्स हैं, ये मेरी क्या है? ग्रॉस प्रोसीड्स हैं। मैंने ये पैसे जो बैंक में डाले हैं जिस पर मैं सूद कमा रहा हूं, ये मैंने अपने दोस्त से उधार लिए हैं, और मैंने अपने दोस्त को कहा है कि मैं तुम्हें 3% दूंगा सूद, तो मेरी ये इनकम थोड़ी हुई, मुझे तो इसमें से अपने दोस्त को भी पैसे देने पड़ेंगे, वो मेरा एक्सपेंस है। हमने कहा इसमें से आप कोई एक्सपेंस लेस नहीं कर सकते, आपका जो टैक्स रेट है वो आपकी ग्रॉस अमाउंट ऑफ प्रोसीड्स पर लगेगा। क्या बात समझ आ गई? इसी तरह इधर देख लो, मैं कहूंगा एएफबीआर ये तो मेरी ग्रॉस प्रोसीड्स है, मेरे पास लड़के बैठे हुए थे, एम्प्लॉइज बैठे हुए थे, उनकी सैलरी थी जो यहाँ से बैठ के क्लाइंट का काम कर रहे थे, मुझे एक्सपेंसेस तो लेस करने दो इसमें से। लॉ क्या कहेगा? 1% फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लायबिलिटी, एक्सपेंस लेस नहीं होगा, जो भी टैक्स डिडक्टेबल और कलेक्टेबल था वो फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लायबिलिटी मैंने क्यों कहा? कोई बंदा कह सकता है ना, मैं इसे मिसाल दे रहा हूं, कोई बंदा कह सकता है कि अच्छा ऐसा हो सकता है कि कोई कहे कि मैंने कहा कि भाई 280 तो मेरे पास आए थे, लेकिन सुनना, लेकिन मेरे खर्चे ही 3.5 लाख के थे, 3.5 लाख के खर्चे हैं, मुझे इस पे क्या आ गया? लॉस आ गया, 70,000 का लॉस है, 70,000 का लॉस, तो मैं टैक्स दूंगा नहीं, मेरा तो नेगेटिव में टैक्स बनेगा, लॉस। हमने कहा आपको कोई पैसे वापस मिलने वाले नहीं है, ये जो 1% हमने काट लिया है या जो ये आपको देना है वो आपको देना ही पड़ेगा, ये आपको वापस मिलने वाले नहीं है, ये आपका फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लायबिलिटी हो गया। उल्टा हो जाए, इसके बरक्स हो जाए, क्या हो जाए? इसके बरक्स हो जाए। इसके बरक्स क्या होता है? एक होता है एफटीआर और एक होता है एनटीआर। एनटीआर मतलब नॉर्मल टैक्स रिजीम। नॉर्मल टैक्स रिजीम से मुराद क्या है? उस पर नॉर्मल टैक्स लगेगा, और नॉर्मल हालात, नॉर्मल वाकयात के अंदर नॉर्मल टैक्स लगेगा, और नॉर्मल हालात और नॉर्मल वाकयात में नॉर्मल टैक्स किस पर लगता है? प्रोसीड्स पर लगता है कि इनकम पे लगता है? इनकम पे लगता है, बॉटम लाइन पे लगता है। ये तो स्पेशल केस है ना,
FTR की इनकम तो एक स्पेशल केस है। आम हालात में नॉर्मल इनकम पर टैक्स लगता है, वो किस पर लगता है? बॉटम लाइन पे लगता है। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, पीबीटी पे टैक्स लगता है। जैसे कंपनी है तो कंपनी का टैक्स किस पर लगेगा नॉर्मल हालात में? नेट पे लगेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर लगेगा। बात समझ आ रही है? तो मैं अज्यूम करूँ थोड़ी देर के लिए मैं अज्यूम करूँ, अगर ये कंपनी है, यूं समझो ये कंपनी है। वैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म्स पार्टनरशिप्स होती हैं, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर रहा हूँ ये कंपनी है, ताकि आसान एग्जाम्पल हो जाए। 29% का टैक्स हो जाए। अगर ये FTR में ना होती तो नॉर्मल में होती, मिसाल ले रहा हूँ। और अगर नॉर्मल में होती तो इसमें से एक्सपेंसेस वगैरह लेस होते और उसके ऊपर 29% का क्या लग जाता? टैक्स लग जाता। और हो सकता है कि वो 29% का जो टैक्स लगता, मिसाल ले रहा हूं मैं, इसी की मिसाल ले लो, इफ अदरवाइज। तो हमने कहा सर 280 रेवेन्यू हो गया आपका, उसमें से एक्सपेंसेस लेस हो जाते हैं आपके। मिसाल के तौर पर एक्सपेंसेस हैं 50,000, क्या है 2,30,000, उसके ऊपर टैक्स कितना लगेगा वो तो बोलो? 29%, कितना बना? 66,700। ओहो, अब हमें ये देख के लग रहा है अच्छा हुआ 1% कट गया। अच्छा हुआ क्या कट गया? 1% प्रोसीड्स के ऊपर ही कट गया। फिर आपके दोस्त ने बोला 1% प्रोसीड्स पे कट गया, लेकिन अगर तुम इसका 29% निकालते, अगर तुम नेट निकालोगे तो ज्यादा नहीं बनेगा। हाँ यार, बन तो ज्यादा रहे। देख लो भाई, टैक्स वाला ना आ जाए तुमसे मांगने के लिए बाकी के पैसे दो। हमने कहा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? सर ने बताया था कि FTR के अंडर जो टैक्स कट जाता है वो क्या होती है? फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। अब टैक्स वाला ये नहीं कर सकता कि मेरी नॉर्मल इनकम बनाया उसके ऊपर 29% लगाए, मेरी इनकम FTR में आती है। खुशी से। तो ये जो फायदा है, ये फायदा है किसको? एक्सपोर्टर्स को फायदा है बेसिकली। आप समझ रहे हैं? इतना कम इसीलिए है कि ये फायदा है। क्यों फायदा दे रहे हैं एक्सपोर्टर्स को? एक्सपोर्टर्स को फायदा इसलिए दे रहे हैं ताकि डॉलर आए मुल्क के अंदर। डॉलर की कमी है। आज आपके मुल्क के सबसे बड़े 2 मसले कौन से हैं? एक आपके पास है बैलेंस ऑफ पेमेंट का मसला, करंट अकाउंट डेफिसिट, और दूसरा क्या है? बजट डेफिसिट। ये 2 डेफिसिट ने ऐसी की तैसी की हुई है मुल्क की। एक करंट अकाउंट डेफिसिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मसला। बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या मसला है? आपकी इंपोर्ट्स, जाहिर सी बात है सारी की सारी USD में आपकी इंपोर्ट्स हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है वो इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है। आज इंडस्ट्री लगाने के लिए कौन तैयार है? कोई तैयार है? आज कोई भी इंडस्ट्री लगाने के लिए तैयार नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए तैयार नहीं है। बोलते भाई हम क्यों मैन्युफैक्चरिंग करें? हम इतनी इंडस्ट्री लगा के, इतने पैसे लगा के, लेबर रख के, मिसाल ले रहा हूँ, लेबर रख के हम ये AC को इधर मैन्युफैक्चर करें, वो सारी मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट के साथ हमको वो AC पड़ेगा मिसाल के तौर पर 70,000 रुपये का। तो चाइना से इंपोर्ट ना कर लें, 50,000 रुपये का पड़ता है। यहाँ पे बिजली महंगी, गैस महंगी, मिसाल ले रहा हूँ मैं, लेबर महंगी, हम क्या करें? तो चाइना से इंपोर्ट कर लेते हैं, सस्ता पड़ रहा है। सोलर पैनल यहाँ पे कौन बनाएगा? यहाँ पर सोलर पैनल बनाएंगे बहुत महंगे पड़ेंगे। ना टेक्नोलॉजी है ना लेबर है भी, बिजली इतनी महंगी है, एक्सपर्ट लेबर नहीं है, बाहर से ले लोगे। अच्छा, जब सब चीज़ बाहर से ले लोगे उसके लिए चाहिए डॉलर। इसका मतलब अब आपको डॉलर चाहिए। डिमांड सप्लाई का रूल फॉलो होगा ना भाई। पाकिस्तानी रुपया तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे आपका, इंटरनेशनल करेंसी डॉलर चल रही है। अब हमने कहा क्या पाकिस्तान के पास इतने डॉलर हैं? तो हमने कहा डॉलर चाहिए, लेकिन डॉलर आएंगे कहाँ से? जब हम सेल करेंगे किसी बाहर के कस्टमर को हम सेल करेंगे, उससे हम डॉलर पकड़ेंगे, वो डॉलर का इनफ्लो होगा। तो डॉलर का इनफ्लो कैसे होता है? अगर हम कोई चीज़ एक्सपोर्ट करें, गुड्स एक्सपोर्ट करें, सर्विसेज एक्सपोर्ट करें, या जो यहाँ से आप मिसाल के तौर पर क्वालिफाई करके बाहर चले जाएंगे, बाहर जाके अपने घर वालों को पैसे भेजेंगे, जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल रेमिटेंसेस,
रेमिटेंसेस आप लोग डॉलर में भेजेंगे, तो इस तरह से मुल्क में डॉलर आएगा। वो डॉलर आएगा तो डॉलर खर्च करने के लिए होगा। मिसाल ले रहा हूं, डॉलर आ रहा है $1 मिलियन, मिसाल ले रहा हूं, आपको खर्च करने के लिए चाहिए $2 मिलियन। डिमांड सप्लाई का गैप आ गया, डिमांड सप्लाई का गैप आ गया, कहां से लाओगे डॉलर? मैंने कहा सर PKR है ना हमारे पास। हमने बोला PKR कायदे आदम आपके पास ही चलते हैं, हर जगह नहीं चलते हैं, और वो भी सिर्फ नोट पर ही चलते हैं, उनके उसूल नहीं चलते हैं, ठीक है। डॉलर की शॉर्टेज हो गई, डिमांड सप्लाई, जैसे ही डॉलर की शॉर्टेज हो गई, डॉलर की डिमांड बढ़ गई, डॉलर का रेट बढ़ रहा है। अब लोग पागल हुए हैं, जो इंपोर्टर है उसको इंपोर्ट करना है, वो बोले डॉलर 280 क्या 285 में भी मिलेगा तो भी मैं ले लूंगा, दूसरा बोलते हैं 285 क्या 300 में मिलेगा तो भी मैं ले लूंगा। अब डॉलर का एक्सचेंज रेट बढ़ना शुरू हो गया, डिमांड बढ़ गई डॉलर की, डॉलर रेट बढ़ना शुरू हो गया। भाई बात समझ आ रही? बजट डेफिसिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मसला, करंट अकाउंट डेफिसिट, फिर बजट डेफिसिट। आपको क्या करना है? लोन लेना पड़ेगा, डॉलर में लोन लेने पड़ेंगे, डॉलर में लोन लेने पड़ेंगे तो उस पर सूद देने पड़ेंगे, उस पर सूद देने पड़ेंगे तो आपके बजट का मेन हिस्सा किधर चला जाएगा? सूद में चला जाएगा, उधर बजट डेफिसिट आ गया। ठीक है, तो दो धारी तलवार चल रही है, पाकिस्तानी अवाम इन दोनों के बीच में पिस रहे, टक टक टक। आर यू गेटिंग दिस? तो हमें डॉलर चाहिए। अब डॉलर के लिए क्या इंसेंटिव देना पड़ेगा? तो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ इंसेंटिव, दिस इज अ सॉर्ट ऑफ इंसेंटिव। क्या आप सर्विसेज को एक्सपोर्ट करो, हम आपको कितना देंगे? 1% का टैक्स लगेगा आपके ऊपर। एक और इंसेंटिव भी है, आईटी सर्विसेज अगर है और अगर आपने पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से रजिस्टर करवा लिया है तो फिर ये 1% से भी कम होकर 0.25% हो जाता है। दिस इज अनदर इंसेंटिव। ठीक है, तो ये सारी डिटेल सी इंटर में नहीं है, ये सी फाइनल के अंदर आएगी। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज ये सी फाइनल के अंदर कवर है, सी इंटर में ये कवर नहीं है। सही है। पिछले अटेम्प्ट के अंदर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की भी मैं मिसाल देता था, पिछली अटेम्प्ट में एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की भी मिसाल देता था, क्योंकि पिछली अटेम्प्ट तक एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स भी FTR में आता था। अब वो FTR से निकाल दिया, क्योंकि हुकूमत कहती है हमें टैक्स चाहिए, हमें टैक्स चाहिए, माल चाहिए। एक्सपोर्टर 1% दे के साइड हो जाते हैं और मजीद उससे हमें कोई टैक्स नहीं मिलता, तो अब उसको वो लेकर आ गए, मिनिमम टैक्स में लेकर आ गए एक्सपोर्टर को। ठीक है, अब वो FTR एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स को, एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स को, लेकिन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज अभी भी किसमें? FTR में। उस पर अभी भी क्या लगेगा? बात समझ आ रही है आपको? तो देखो, मैंने आपसे यही कहा था कि रिजीम्स के अंदर डिवाइड करने के लिए एक मकसद ये भी होता है, जिसको मुझे इंसेंटिव देना होगा, लॉ ने जिसको इंसेंटिव देना होगा वो उसको इंसेंटिवाइज भी करेगा, और लॉ ने जिसको डंडा मारना होगा उसको डंडा भी मारेगा। 15% डिविडेंड, 15%। ठीक है, ग्रॉस इनकम पर 15% ज्यादा लग रहा है, नजर ज्यादा आ रहा है ना, थोड़ा सा ज्यादा बाहर तो। अच्छा भाई, फिर मैंने क्या कहा, इसमें से कोई एक्सपेंस भी लेस नहीं हो सकता, कोई एक्सपेंस लेस नहीं हो सकता। तो आपने कहा जब कोई एक्सपेंस लेस हो ही नहीं सकता तो ये तो इनकम ही नहीं है, क्योंकि इनकम तो होती ही वो है जिसमें से क्या लेस हो? एक्सपेंस लेस हो। तो ये तो इनकम ही नहीं है। हमने कहा बिल्कुल आपकी बात सही थी, ये बात टैक्स वाले ने सुन ली और इसने इनकम की डेफिनेशन के अंदर डाल दिया इसको। याद है इनकम की डेफिनेशन? इनकम की डेफिनेशन का पॉइंट नंबर 2, एनी अमाउंट सब्जेक्ट टू कलेक्शन और डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स अंडर FTR। उसने बोला हाँ तुम्हारी बात सही है, ये इनकम नहीं है, हमने इस पर टैक्स लगा दिया है, हम भूल गए थे, चलो इनकम की डेफिनेशन में भी डाल देते हैं इसको, वहां भी डाल दिया। अब इनकम हो गई। क्या बात आप लोगों को समझ आ गई? चलो, एक्सपेंसेस इसमें से लेस नहीं हो सकते। कुछ और बातें भी हैं, वो भी मैं बता दूं आपको। ये ना कर दूं सर, अभी ये FTR ही चल रहा है, ये दोनों सिर्फ अभी देख रहे हैं, हमें इनकी बारी नहीं आई है। अच्छा, होता क्या है,
जो इनकम FTR नहीं होती उसका क्या मैकेनिज्म होता है। बेसिकली हमें अभी क्या डिस्कस करना है, FTR की खुसूसियात। तो FTR की खुसूसियात बयान करने में मैं ये बताऊंगा कि ये चीज नॉर्मल में होती है और FTR में नहीं होती। तो पहले आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना बाकी नॉर्मल में होता क्या है जो FTR में, तो वो हम थोड़ा सा जरा देख रहे हैं, उसका खाका देख रहे हैं। जब आप NTR में जाएंगे, हम आखिर में डिस्कस करेंगे, NTR को हम आखिर में डिस्कस करेंगे, उसी की बात यहां भी हो रही है, बाद में भी लिंक कर लूंगा मैं इंशाल्लाह। NTR में होता क्या है? NTR में होता ये है कि सारे हेड्स ऑफ इनकम की इनकम कैलकुलेट करते हैं। सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, सबकी ग्रॉस रिसीट्स बोल दो, रेवेन्यू बोल दो, टर्नओवर बोल दो, या बिजनेस के केस में क्या बोल दो, सेल्स बोल दो। हर हेड में आएगा? हमने कहा जी हर हेड में आएगा। किसी को किसी नाम से बोलोगे, किसी को किसी नाम से बोलोगे। ये हर हेड में इनफ्लोज आएंगे, ग्रॉस प्रोसीड्स आएंगी, इनफ्लोज आएंगे। क्या ये इनकम है? ने कहा नहीं ये इनकम नहीं है। इसमें से क्या लेस होंगे? एक्सपेंसेस लेस होंगे, एक्सपेंसेस लेस होंगे, एक्सपेंसेस लेस होंगे, एक्सपेंसेस लेस होंगे। जब हम सैलरी इनकम देखेंगे तो हम पढ़ लेंगे कि सैलरी में से कोई एक्सपेंस लेस नहीं हो सकते। अभी सिर्फ मैंने ऐसे ही बता दिया। और सबकी एक बॉटम लाइन आ जाएगी, ऐसा ही है। हमें बाकी हेड्स का तो अंदाजा नहीं है, लेकिन कम से कम हमें इस हेड का तो अंदाजा है ना। ये तो आप अकाउंटिंग में पढ़ते आए ना, रेवेन्यू में से क्या लेस करते हैं, एक्सपेंसेस लेस करते हैं, तो बॉटम लाइन इनकम आ जाती है आपकी। इसी तरह हर हेड ऑफ इनकम के साथ ऐसा ही सीन होगा। जब सारे हेड्स ऑफ इनकम की ये वाली अमाउंट आ जाएगी तो हम इस सब को क्या कर देंगे, सम कर देंगे। क्या कर देंगे? सम कर देंगे। ठीक है, और सम करके हम एक अमाउंट निकाल लेंगे। सर सम करके आपने अमाउंट भी निकाल ली, फिर क्या होगा? फिर ये होगा, फिर क्या होगा? फिर ये होगा। ये जो सम करके आपने अमाउंट निकाली थी सबको, हमने कहा ये हो जाएगी टोटल इनकम। टोटल इनकम में से हम एक चीज लेस करेंगे जिसे हम कहते हैं क्या, क्या कहते हैं? डिडक्टेबल अलाउंसेस। वो टोटल इनकम में से लेस होंगे। जब टोटल इनकम में से लेस हो जाएंगे तो एक मखलूक पैदा होगी जिसे हम कहेंगे क्या, टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम पर फिर हम स्लैब रेट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? स्लैब रेट लगाएंगे। जब हम इस पर स्लैब रेट लगाएंगे तो ये हम क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हम कैलकुलेशन करें किस चीज की, टैक्स लायबिलिटी की कैलकुलेशन करें। पहले हमने किसकी कैलकुलेशन कर ली? टैक्सेबल इनकम की कैलकुलेशन करने के बाद दूसरा स्टेप क्या होता है? टैक्स लायबिलिटी की कैलकुलेशन करना। हमने फिर इस अमाउंट के ऊपर टैक्सेबल इनकम की अमाउंट के ऊपर हमने इसको मल्टीप्लाई किया टैक्स रेट से। किससे मल्टीप्लाई किया? आसानी के लिए मैं लिख देता हूं स्लैब रेट से। स्लैब रेट से मल्टीप्लाई किया और एक अमाउंट आ गई मेरे पास। सर क्या यही वो टैक्स है जो मुझे पे करना है? मैंने कहा रुक जाओ, जल्दी ना करो, नहीं ये वो टैक्स नहीं है जो तुम्हें पे करना है। इसमें से एक चीज लेस होती है जिसे हम कहते हैं टैक्स क्रेडिट्स। ये लेस होता है।
देखा, ये लेस होने के बाद आपके पास क्या हो जाती है, टैक्स लायबिलिटी आ जाती है। इसका मतलब टैक्स लायबिलिटी तक पहुंचने का ये पूरा प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस है। पहले मैं सारे हेड्स ऑफ इनकम की इनकम पता लगाऊंगा, उन सारे हेड्स ऑफ इनकम की इनकम को सम करूंगा और उसमें से फिर डिडक्टेबल अलाउंसेस को लेस करूंगा, तो आएगी टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम के ऊपर मैं स्लैब रेट लगाऊंगा तो आएगी मेरे पास एक अमाउंट। क्या वो अमाउंट टैक्स लायबिलिटी है क्या? नहीं, देखना पड़ेगा। क्या मेरे पास टैक्स क्रेडिट मौजूद है? हमने कहा जी टैक्स क्रेडिट्स मौजूद है, वो लेस करो, और लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगी वो आएगी टैक्स लायबिलिटी। आपके क्वेश्चन, आपके एग्जाम पेपर के दो पूरे क्वेश्चन, तकरीबन 18 से 20 मार्क्स के दो क्वेश्चंस इसी पे बेस करते हैं, बल्कि दो से ज़्यादा भी होते हैं कभी कभी। लास्ट टाइम में तो दो से ज़्यादा क्वेश्चंस में कंप्यूट टैक्सेबल इनकम टैक्स लायबिलिटी, टैक्सेबल इनकम टैक्स लायबिलिटी। तो जितना हम टैक्स पढ़ रहे हैं वो टैक्स पढ़कर हम जिस रिजल्टेंट पे पहुंचेंगे, जिस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, हमारा अल्टीमेट गोल यही होगा कि हम किसी भी इंडिविजुअल की एओपी की टैक्सेबल इनकम और टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करें। कंपनी की टैक्सेशन सीए फाइनल में आती है, सीए इंटर में नहीं आती। इनकम टैक्स रिटर्न कहलाता है, ये बताऊंगा आगे आएगा, ठीक है। टैक्सेबल इनकम टैक्स लायबिलिटी, तुम कुछ पूछना चाह रहे हो? टैक्सेबल इनकम टैक्स लायबिलिटी, जी बेटा सब बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ मेरा बच्चा, सब बता रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। ये पूरा खाका बनाने का मकसद क्या था? बताना कि एक चीज है जो टैक्सेबल इनकम की कैलकुलेशन से पहले क्या होती है, डिडक्ट होती है। एक और चीज है जो टैक्स लायबिलिटी की कैलकुलेशन में भी क्या होती है, लेस होती है, डिडक्ट होती है। तो जो अमाउंट मेरी टैक्सेबल इनकम को कम कर रही है, क्या मैं कह सकता हूं कि ये डिडक्टेबल अलाउंसेस मेरी टैक्सेबल इनकम को कम कर रहे हैं? ये जितने ज्यादा होंगे टैक्सेबल इनकम उतनी क्या होगी, कम होगी। मुझे नहीं पता ये क्या है, आपने पढ़ा ही नहीं है, जब पढ़ेंगे तो पता लगेगा ये क्या है। क्या इतना समझ आ रहा है कि ये अमाउंट मेरी टैक्सेबल इनकम को क्या कर रहा है, कम कर रहा है? तो एक अंधा भी बता दे कि ये टैक्स पेयर के लिए अच्छी बात है, बुरी बात है? अच्छी बात है, बेनिफिट की बात है। इसका मतलब कि सर टैक्स डिडक्टेबल अलाउंस टैक्स पेयर का बेनिफिट है। क्लियर है? अगली बात, टैक्स क्रेडिट्स। गो के एक चीज यहां से अलाउ हो रही है, एक चीज यहां से अलाउ हो रही है, एक चीज यहां से लेस हो रही है, एक चीज यहां से लेस हो रही है। यहां से लेस हो रही है वो भी फायदा है, यहां से लेस हो गई तो टैक्सेबल इनकम कम हो गई, टैक्सेबल इनकम कम हो गई तो टैक्स लायबिलिटी भी कम हो ही गई। और जो चीज यहां से कम हो रही है, क्या ये फायदा है नुकसान है? फायदा है नुकसान है? ये भी फायदा है। सर ये रेट से मल्टीप्लाई होने के बाद लेस हो रही है। कुछ भी अमाउंट है, कोई भी चीज है, हो तो लेस ही रही है ना। लायबिलिटी को क्या कर रही है, ये कम कर रही है। हमने कहा कम कर रही है तो ये भी टैक्स पेयर के फायदे की चीज है, बेनिफिट की चीज है। क्लियर होती है बात? ये दोनों के दोनों चीजें एफटीआर की इनकम को नसीब नहीं होती। तो यहां मैं लिख रहा हूं डिडक्टेबल allowances are not allowed to be deducted from FTR income. स्क्रॉल कर दूं, स्क्रॉल कर दूं। जल्दी, थोड़ा सा जरा हम स्लो चल रहे हैं
वजह उसकी ये है कि अभी थोड़े से ज़रा पीआरसी के बच्चे भी डिस्टर्ब हैं, आ रहे हैं कुछ नहीं आ रहे हैं, मिक्सअप चल रहा है, मिक्स प्लेट चल रहा है। ठीक है, पेपर्स आपके कब खत्म होंगे? हफ्ते को खत्म हो रहे हैं? फ्राइडे को लास्ट है, सैटरडे को लास्ट है ना? लास्ट डेट सैटरडे ना? हाँ तो हम ये करेंगे, देख लेंगे। और जुम्मे को काफ़ी लोगों के पेपर्स है ना, तो शायद जुम्मे की क्लास हम ना लें। ठीक है, शायद हम जुम्मे की क्लास ना लें क्योंकि पेपर्स हैं, बच्चे परेशान भी हैं कि, तो बस ठीक है। फिर आप लोगों को पता चल जाएगा, आप लोग टाइम टेबल देख लीजिएगा। अगर ज़्यादा बच्चों के होगा जुम्मे को पेपर तो फिर मैं जुम्मे की क्लास ऑफ कर दूंगा, फिर हम मंडे से तेज़ी के साथ आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, नेक्स्ट मंडे से। ठीक है, अच्छा भाई, तो ये आगे चलें, रब कर दूं। डिडक्टेबल अलाउंसेस लिख लिया मैंने। अगला पॉइंट क्या है भाई? टैक्स क्रेडिट्स आर नॉट allowed to be deducted। ठीक है, एफटीआर की लायबिलिटी में से टैक्स क्रेडिट्स भी अलाउ नहीं होते क्योंकि एफटीआर का जो टैक्स कट गया वो फुल एंड फाइनल, अब उसमें कोई बेनिफिट शेनिफिट नहीं मिलेगा। एक और बात, लॉस का मिलना। टैक्स की दुनिया में क्या बेनिफिट है? ये मैं क्या कह रहा हूं, सुनो। मिसाल ले रहा हूं मैं, किसी की बिजनेस इनकम आ गई, एक कंपनी है, कंपनी का प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट कितना आ गया? 1 मिलियन का। उस पर क्या लग जाएगा? कितने परसेंट का? बच कितने जाएंगे उसके पास? ऐसा ही है। अगर मैं कहूं कंपनी का लॉस आ गया, %29 पर टैक्स निकालो, कितना बनेगा? बनेगा ये। जब प्रॉफिट था तो टैक्स नेगेटिव में कैलकुलेट हो रहा था क्योंकि एक्सपेंस था, लेकिन जब लॉस हो गया, एक्सपेंस तो था, एक्सपेंस माइनस होता है। एक तो एक्सपेंस की फिगर माइनस थी, फिर जिस अमाउंट पे कैलकुलेट हो रही है वो खुद भी माइनस थी, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। तो सर इसका मतलब तो ये है कि जब जब मुझे लॉस आएगा मैं एफबीआर के पास जाके खड़ा हो जाऊंगा, मुझे पैसे दो भाई। जब मेरा प्रॉफिट आया था तुमने मुझसे पैसे लिए थे, याद है? पिछले साल मेरा प्रॉफिट आया था, तुमने मुझसे 2,90,000 रुपये लिए थे। अब मेरा लॉस आ गया, चलो भाई चलो 290 फौरन। मैं कह रहा हूं अभी आपको नहीं पता उसूल क्या है, लॉजिक्स क्या है, लेकिन अभी मैं सिर्फ अगर मैथमेटिक्स के सिंबल्स के हिसाब से चलूं, डज इट मेक सेंस? यस। जब मेरा प्रॉफिट आया तो मैंने आपको टैक्स दिया, जब आप लॉस आएगा तो अब आप मुझे पैसे दो। तो क्या टैक्स वाला मुझे ये पैसे वापस करेगा? हमने कहा इसका मोडालिटी चेंज हो जाएगी, मोडालिटी चेंज हो जाएगी। द आंसर इज नॉट नो। मेरा समझाने का मकसद ये था कि क्या मैं ये कह सकता हूं कि टैक्स की दुनिया में लॉस आने से बेनिफिट होता है, टैक्स बेनिफिट होता है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि टैक्स की दुनिया में लॉस आने से क्या बेनिफिट होता है? हाँ, फिर तो सोचा ही नहीं था हमने, वरना हम लॉस की दुआ करते। क्या ख्याल है?
टैक्स की दुनिया में एक्सपेंस के ज्यादा होना बेनिफिट है नुकसानदेह? टैक्स की दुनिया में बेनिफिट है, टैक्स से ज़्यादा हमें लेट से ज़्यादा कम हो जाएगी। ये तो टैक्स की दुनिया के तो उसूल ही निराले हैं। वैसे अगर कोई बिजनेस चलाए और वो बिजनेस मैन को आप पूछो, वो रो रहा होगा, यार मेरे तो खर्चे ही खत्म नहीं हो रहे यार, प्रॉफिट ही नहीं हो रहा। अगर तो कोई बोले यार खर्चे आपके बढ़ रहे हैं तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करो ना। मतलब भाई पागल तो नहीं हो गए यार, खर्चे मेरे बढ़ रहे हैं, मैं तो लॉस में जा रहा हूँ, मैं अल्लाह से गुनाहों की तौबा कर रहा हूँ भाई। लेकिन टैक्स की दुनिया के उसूल अलग है। टैक्स की दुनिया में जब खर्चे बढ़ते हैं प्रॉफिट तो कम होता है, लेकिन प्रॉफिट के कम होने से क्या भी कम हो जाता है, टैक्स भी कम हो जाता है। और टैक्स पेयर के लिए ये फायदा है। टैक्स पेयर के लिए क्या है ये? टैक्स पेयर के लिए टैक्स की बेस पे क्या है ये? फायदा है। लेकिन सर हम इसकी वजह से लॉस की दुआ नहीं कर सकते। वजह हमने कहा टैक्स में तो फायदा मिल गया, लेकिन नेट में वो किस में खड़ा हुआ है? इन दोनों को आप जब नेट करोगे तो नेट में वो किस पे खड़ा हुआ है? 7,10,000 के लॉस पे खड़ा हुआ है। टैक्स जाता तो प्रॉफिट में चाहिए ना, बात समझ आ रही है? बचता तो है सर, प्रॉफिट होता तो कुछ बचता तो है, लॉस में तो कुछ बचेगा ही नहीं। लॉस में तो नेट नेगेटिव पे ही खड़ा हुआ हूं। तो इसका मतलब ये है कि टैक्स का बेनिफिट लाने के लिए आप लॉस की दुआ, ये तो ऐसे ही हो गया कि एक बंदा रोज ऑफिस जा रहा है, टाइम पे जा रहा है, अल्लाह पाक ने उसको सेहत आफियत सलामती वाली जिंदगी दी है, बोलता है मुझे छुट्टी नहीं मिलती है, हमारा बॉस छुट्टी नहीं देता। मैंने एक दिन क्या किया, मैं बाइक चला रहा था, मैंने जानबूझ के तेज बाइक चला के खंबे से टकरा दी, सर फाड़ दिया, 4 हड्डियां ही तोड़वा ली मैंने। अब मैं हॉस्पिटल में बैठा हूँ, सुकून से बैठा हूँ, छुट्टी भी मिली हुई है, एसी भी चल रहा है, पैसे भी कंपनी दे रही है। देखा, थप्पड़ मारा उसको, बोला बेवकूफ आदमी। ठीक है, तो फायदा मिल गया, लेकिन आप ऐसे फायदे की दुआ, आर यू गेटिंग दिस? बाहर तो समझाने का मकसद ये है कि टैक्स की दुनिया में लॉस आने से आपको टैक्स बेनिफिट होता है। बात समझ आ गई? ऐसे नहीं होगा कि टैक्स वाला आपको 2,90,000 रुपए आपके हाथ में दे देगा। होता कैसे है, मैं सिर्फ एक झलक बता रहा हूं आपको, अगर समझ ना आए रहने देना, डिस्काउंट मार देना, आगे आएंगी चीजें। मैं सिर्फ आपको एक झलक दिखा रहा हूं कि ये बेनिफिट आपको किस तरह से मिलता, किस तरह से ये बेनिफिट आपको, ये रब कर दो, ये बेनिफिट आपको मिलता कैसे है, ये कैसे मिलेगा बेनिफिट, सुनना जरा। मिसाल ले रहा हूं, ये बिजनेस इनकम का हेड है, एक दूसरा हेड भी है, मिसाल ले रहा हूं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, रेंटल इनकम का हेड है। उस रेंटल इनकम के हेड के अंदर आपके पास इनकम आ रही है, बॉटम लाइन इनकम आ रही है। कितनी बॉटम लाइन इनकम आ रही है? 15 लाख की, 15 लाख की। अगर ये लॉस ना होता मेरे पास, तो मुझे 15 लाख पे क्या देना पड़ता? टैक्स देना पड़ता। लॉ क्या कहेगा? लॉ ये कहेगा ठीक है, आईएफपी में तो तेरी इनकम आ रही है, लेकिन बिजनेस इनकम में क्या आ रहा था तेरा? लॉस आ रहा था। कितना? 1 मिलियन का लॉस आ रहा था। तो ठीक है, इस लॉस को इससे एडजस्ट कर ले, बच कितना गया? 5 लाख, इस पे टैक्स दे दे, बेनिफिट मिल गया। अगर ये लॉस ना होता तो मुझे रेंटल इनकम पर कितनी अमाउंट पे टैक्स देना पड़ता? 15 लाख पे टैक्स देना पड़ता। Are you getting this? कंपनी की रेंटल इनकम है 29% पर ही टैक्स देना पड़ता। सही है? लेकिन मेरा बिजनेस लॉस भी था, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये ऐसा ही है कि मुझे पैसे वापस ही मिलेंगे टैक्स वाले से? ऐसा ही है, तकरीबन ऐसा ही है ना। अगर ये ना होता तो आपको 15 लाख पर 29% का टैक्स देना पड़ता। लॉस था तो वो एडजस्ट हो गया, और अब आपको टैक्स किस पे देना पड़ेगा? इसका मतलब कि टैक्स की दुनिया में लॉस का एडजस्टमेंट मिलना, लॉस की एडजस्टमेंट मिलना, लॉस का आ जाना टैक्स बेनिफिट की बात है। टैक्स बेनिफिट है। आर यू गेटिंग दिस? ये बात आपको क्लियर होती है? और अगर तो नॉर्मल इनकम है, जैसे नॉर्मल इनकम थी, ये नॉर्मल इनकम है, बिजनेस इनकम, तो जो नॉर्मल इनकम होती हैं वो आपस में इस तरह से सेट ऑफ हो जाती हैं,
लेकिन जो FTR की इनकम होती है वो थोड़ी मगरूर इनकम होती है, वो किसी भी इनकम के लॉस को अपने आप से सेट ऑफ होने नहीं देती। हमने कहा सर बिजनेस, देखना जरा, हमने कहा सर बिजनेस इनकम के अंदर लॉस आया हुआ है, ये लॉस आया हुआ है, कितना लॉस आया हुआ है भाई, कितना लॉस आया हुआ है, 1 मिलियन का लॉस आया हुआ है, 1 मिलियन का लॉस आया हुआ है। ये लॉस तड़प रहा है कि ये किसी इनकम से एडजस्ट हो जाए बेचारा। हमने कहा दूसरी तरफ डिविडेंड इनकम आई हुई है, क्या आई हुई है, डिविडेंड इनकम आई हुई है। अभी डिविडेंड इनकम क्या होती है अगर किसी को नहीं पता तो कोई मसले की बात नहीं है, जब आएगा तब मैं डिटेल में समझाऊंगा कि डिविडेंड इनकम क्या होती है। दूसरी तरफ डिविडेंड इनकम आई हुई है, दूसरी तरफ डिविडेंड इनकम आई हुई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सही, दूसरी तरफ डिविडेंड इनकम आई हुई है। ये डिविडेंड इनकम भी क्या होती है, FTR की इनकम होती है। क्या होती है ये, FTR की इनकम होती है। सर कितनी डिविडेंड इनकम आई हुई है, 25 लाख। 25 लाख की डिविडेंड इनकम आई हुई है, 25 लाख की डिविडेंड इनकम आई हुई है। तो हमने कहा सर इस 25 लाख को इस 1 मिलियन से नेट ऑफ कर दें, सेट ऑफ कर दें, बचेगा 15 लाख, उस पर आप टैक्स लगा दीजिएगा। डिविडेंड के ऊपर भी मिसाल के तौर पर टैक्स लगता है 15% का। इन दोनों को नेट ऑफ कर दें, जो अमाउंट आएगी उस पर टैक्स लगा दीजिएगा। निकल नहीं, डिविडेंड इनकम कह रही है कि मैं हूं FTR की इनकम और मैं किसी लॉस को लिफ्ट नहीं कराती, मैं किसी लॉस को एडजस्ट नहीं करती। लॉसेस या पहला एक पॉइंट लिख दो, लॉस डज नॉट अराइज अंडर FTR इनकम। FTR इनकम में लॉस ही नहीं आता। क्या FTR इनकम में लॉस आ सकता है, क्यों FTR इनकम में लॉस क्यों नहीं आ सकता, को बता सकता है? वेरी गुड, एक्सपेंसेस लेस करने की इजाजत आप दे नहीं रहे, लॉस कहां से आएगा? लॉस तो आता ही कब है, जब रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस लेस होते हैं। जब आपने बोल दिया कि एक्सपेंसेस ही लेस नहीं हो सकते, कहेंगे जब आपने कहा एक्सपेंसेस ही लेस नहीं हो सकते तो लॉस कहां से आएगा? लॉस ऑफ अदर हेड्स ऑफ इनकम not allowed to be adjusted from FTR income। क्या जी, सारा FTR का पार्ट है बेटा। अभी बाकी रिजीम्स का डिस्कशन शुरू ही नहीं हुआ है, सारा FTR की डिस्कशन चल रही है। FTR इनकम डज नॉट बिकम पार्ट ऑफ, अच्छा ये हो गया, ये क्लियर हो गया बेटा, लॉस वाला क्लियर हो गया। आखिरी बात, FTR से रिलेटेड आखिरी बात सुन लो। FTR इनकम किसी भी हेड ऑफ इनकम का पार्ट नहीं बनता। FTR की इनकम कहती है कि मैं किसी हेड ऑफ इनकम के अंदर फॉल नहीं करती। FTR इनकम कहती है मैं किसी भी हेड ऑफ इनकम में फॉल नहीं करती, मैं किसी हेड ऑफ इनकम का पार्ट नहीं हूँ। FTR की सारी बातें क्या आप लोगों को समझ आती हैं? जिसको नहीं आती, कोई मसला है, कोई परेशानी है, प्लीज़ मुझसे पूछ लो। कोई सवाल यहाँ तक कि आप लोगों के जहन में, एनीवन? क्लियर है?
FTR की हर इनकम पर अलग रेट है, मैंने आपको पहले ही बता दिया ना, एग्जांपल्स भी दी ना मैंने आपको। FTR की हर तरह की FTR की इनकम पर अलग रेट है। Income specified to be taxable under FTR. Income will be specified to be taxable under FTR under the law. अच्छा, एक और बात भी लिख लो, रेट ऑफ टैक्स, ये भी लिख लो भाई, रेट ऑफ टैक्स will be specified under the law. For रेट ऑफ टैक्स भी स्पेसिफाई होगा, इनकम भी स्पेसिफाई होगी, लॉ बताएगा आपको ये इनकम FTR की है, इंटरेस्ट FTR का है 15% पर होगा, प्राइस बॉन्ड FTR का है 15% पर होगा, अदर प्राइसेस एंड विनिंग्स 20% FTR का है 20% पर होगा, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज कहाँ चला गया, मिटा दिया, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज FTR की इनकम है 1% पर टैक्स होगा। तो लॉ आपको इनकम भी नाम से बताएगा, लॉ आपको उसका रेट भी नाम से बताएगा। YouTube की इनकम कहाँ फॉल करेगी? YouTube की इनकम के ऊपर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है। अब YouTube की इनकम जो ओरिजिनेट होती है, ठीक है, अब वो उसमें फॉल कर जाती है कि ये फॉरेन सोर्स से आ रही है, लोकल सोर्स से आ रही है, कितनी फॉरेन सोर्स से आ रही है, ठीक है। वैसे ये भी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में फॉल करती है, कर जाती है, ठीक है। डॉलर में जब आपके पास पैसे आते हैं, टेक्निकल कंटेंट के जब आपके पास पैसे आते हैं, तो आप इसको सर्विसेज में अकाउंट फॉर कर लेते हैं। डिजिटल कंटेंट में, IT सर्विसेज में, डिजिटल कंटेंट के अंदर आ जाता है बस। क्लियर होती है बातें ये सारी? बढ़ जाएं आगे। अच्छा, इसके बाद हम डिस्कस, रब कर दूं मैं, बल्कि रब नहीं करता मैं रब नहीं कर रहा, मैं ये रब कर रहा हूं। ये तो थर्ड वाला है ना। नंबर 2 वाला क्या था? मिनिमम टैक्स रिजीम। FTR कंप्लीट हो गया। Income is specified to be taxable under MTR will be taxed as such. Rate of minimum tax is specified under the law. Tax collectible / deductible at source। ये कुछ बातें तो हमने यहाँ भी पढ़ी थी, तो यहाँ पे बिल्कुल सेम चल रहा है। देखो, ऐसी इनकम जो लॉ स्पेसिफाई करेगा कि वो MTR में टैक्स होनी चाहिए, वो MTR में टैक्स होगी।
वहां पर लॉ ने स्पेसिफाई किया था ये FTR में टैक्स होनी चाहिए, तो वो FTR में हो रही थी। यहाँ पे लॉ स्पेसिफाई करेगा कि ये इनकम MTR में टैक्स होनी चाहिए, तो ये MTR में टैक्स होगी। रेट ऑफ मिनिमम टैक्स भी कौन बताएगा? रेट ऑफ टैक्स भी ऑर्डिनेंस ही बताएगा, ठीक है। फिर मैंने क्या लिखा? टैक्स कलेक्टेबल डिडक्टेबल एट सोर्स। तो यहां पर भी जैसे ही इनकम ओरिजिनेट हो रही होगी, जनरेट हो रही होगी, वहीं पर जिम्मेदारी लगा दी जाएगी कि टैक्स को आपने डिडक्ट करना है या टैक्स को आपने कलेक्ट करना है। ठीक हो गई बात? ये पॉइंट मैंने नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि नाम से ही जाहिर था फाइनल टैक्स रिजीम, फिक्स टैक्स रिजीम, फिक्स है टैक्स, चेंज नहीं हो सकता, फाइनल है, मजीद नहीं लेंगे। लेकिन यहां पर नाम क्या है? मिनिमम। लॉ कहता है कि ये जो टैक्स कटा है, बड़ी गौर से सुनना, ये खतरनाक है बहुत, FTR से खतरनाक MTR है। ये जो टैक्स कटा है ये फाइनल नहीं है, ये फाइनल नहीं है, ये तो मिनिमम है, इसका मतलब क्या सर, इससे ज्यादा भी हो सकता है टैक्स? ने कहा जी, नाम का मकसद यही है, ये तो मिनिमम टैक्स है। लॉ कहता है कि अब ये जो अमाउंट यहां पर कलेक्ट हुई है, ये जो टैक्स डिडक्ट हुआ है, आप एक काम भी करोगे, इसको कंपेयर करना अपनी नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी से। किससे? नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी से कंपेयर करना। अगर नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी ज्यादा आ जाए तो और देना पड़ेगा। वहां पर तो लॉ को क्या था ना, देखो वहां पर लॉ को क्या था ना, वहां पर मैंने बोला था एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज पे 1% दे दिया आपने, अब अगर प्रॉफिट जितना भी आ जाए 29% का टैक्स नहीं देना। लेकिन मिनिमम टैक्स रिजीम में जो इनकम आएगी वो फंस गई, हमने बोला कि यहां पर जो टैक्स कट गया वो तो कट गया, अब जरा नॉर्मल टैक्स भी तो निकालो। अगर दो बार कैलकुलेशन होगी, एक तो जब टैक्स कट गया, फिर साल के आखिर में कैलकुलेशन अलग होगी, अगर वो टैक्स ज्यादा बना तो हमें और पे करना पड़ेगा। क्या ये बात आपको समझ आती है? मिसाल के तौर पर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, अब इसमें चला गया, इसमें क्या चला गया? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज तो FTR में है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स वो इसमें चला गया, मिनिमम टैक्स रिजीम में चला गया। अब उस पे क्या होता है? अब उस पे होता है ये कि 1% कट गया, 1% कट गया। लेकिन अब हम एक्सपोर्टर को बोलते हैं जब साल खत्म हो जाएगा तो जरा क्या भी बनाओ, अब अपना P&L भी बनाओ। क्या बनाओ? P&L बनाओ। हमने तुम्हारा 1% का टैक्स तो काट लिया है। अच्छा, अब ये वाला कॉलम रब कर दूं, पहला वाला? पता नहीं क्यों मैं रब करना नहीं चाह रहा, ऊपर वाला रब कर दे दूं, इसको दोबारा लिख लेंगे। लॉ क्या कहता है? लॉ ये कहता है, अब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में क्या होता है? अब जरा देखना, ये एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स भी आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, फाइनल में आएगा, लेकिन आपको एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपको रिजीम समझ आ जाए। अब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में क्या होगा? लॉ बोलेगा तुम्हारे एक्सपोर्ट के पैसे कितने आए? हमने कहा सर हमारे पास पैसे आ गए 1 मिलियन। जैसे ही 1 मिलियन आए, कितना कट गया टैक्स? 1%। 1 मिलियन का 1% बोलो कितना हुआ? 10,000 हो गया। 10,000 हो गया। हमने कहा ये आपका टैक्स कट गया एट
सोर्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, रेवेन्यू के ऊपर 1% का टैक्स एट सोर्स आपका कट गया, एफबीआर के पास चला गया। लेकिन एफबीआर बोलता है साल खत्म हो गया तुम्हारा। हमने कहा जी हो गया। उसने बोला अच्छा अब जरा इसमें से एक्सपेंसेस लेस करके अपना पीएनएल तो बनाओ। हमने इसमें से एक्सपेंसेस लेस किए, मिसाल के तौर पर 35,000 के एक्सपेंसेस लेस कर दिए, सॉरी 3.5 लाख, 35,000 तो बहुत ही कम हो गया भाई, 3.5 लाख के एक्सपेंसेस लेस कर दिए। प्रॉफिट कितना आ गया? प्रॉफिट कितना आ गया? 6.5 लाख। एफबीआर बोलता है अब इसके ऊपर जरा तुम नॉर्मल टैक्स तो निकालो। क्या निकालो? नॉर्मल टैक्स तो निकालो। कितना बनता है बताओ? बोलो। 188,500। एफबीआर कहता है 10 तो तुमसे हम ले चुके थे, मजीद कितना दे दो? कितनी खतरनाक बात है ये। तो इस दफा जो फाइनेंस एक्ट के ऊपर जो रौला आया हुआ था, जो शोर शराबा हंगामा चल रहा था, वो इन एक्सपोर्टरों का ही तो चल रहा था। एक्सपोर्टर पहले किस में फॉल कर रहे थे? अब वो किस में आ गए? तो वो बेचारों, उन बेचारों के तो पैरों तले से जमीन निकल गई। बात समझ आ रही है? नॉर्मल टैक्स से भी ज्यादा खतरनाक हो गया। नॉर्मल टैक्स से भी ज्यादा खतरनाक हो गया। कैसे? कैसे? सुनना जरा। नॉर्मल टैक्स से भी ज्यादा कैसे खतरनाक हो गया? हमने कहा कि अगर 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 चलो इसको मैं रब नहीं कर रहा, अगर ये 3.5 लाख नहीं होता, 11 लाख होता तो लॉस आ जाता। क्या आ जाता? लॉस आ जाता। और मैंने आपको बताया था कि लॉस के अंदर फिर आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ता, बेनिफिट मिल जाता है। अभी बताया था ना मैंने। लेकिन मिनिमम टैक्स रिजीम में क्या होता है? अगर लॉस भी आ जाए तो एफबीआर बोलेगा ये जो कटा ये तो मिनिमम है ही है, ये मैं आपको वापस नहीं करने वाला। ये और खतरनाक हो गया। मिनिमम टैक्स रिजीम में जो फॉल करता है वो डेडली टैक्स हो गया। हमने कहा वो सिर्फ नॉर्मल नहीं है, वो मिनिमम टैक्स है। मिनिमम टैक्स से मुराद क्या? जो कट गया वो तो वापस मिलेगा ही नहीं, वो तो भूल ही जाओ। नॉर्मल में तो ये होता है ना कि अगर लॉस आ गया तो हमने कहा फिर बेनिफिट मिलेगा, फिर जो एफबीआर ने टैक्स ले लिया उसका बेनिफिट देगा, वो हमें कैसे भी देगा। लेकिन अगर मिनिमम टैक्स रिजीम में फंस गया, हमने कहा मिनिमम टैक्स का तो फिर कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। मिनिमम टैक्स रिजीम के ऊपर मैं ज्यादा बातें आपसे नहीं करूंगा, क्योंकि मिनिमम टैक्स रिजीम सीए इंटर का टॉपिक नहीं है, ठीक है? ये सीए फाइनल का टॉपिक है। मेरा मकसद था सिर्फ आपको एक आइडिया देना, सिर्फ एक हिंट देना, ठीक हो गई बात? मिनिमम टैक्स की थोड़ी सी डिस्कशन तब आएगी आपके कोर्स में। एक सेक्शन है, सेक्शन 113, मिनिमम टर्नओवर टैक्स। ये तब आएगा जब हम बिजनेस इनकम पढ़ेंगे। अभी के लिए मैंने जितना बता दिया उतना काफी है, इससे ज्यादा हम डिस्कशन इसकी नहीं करेंगे। एक सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट देना था, फ्लेवर देना था, बताना था कि मिनिमम टैक्स रिजीम भी दुनिया में कोई चीज होती है। 4 लोगों नहीं पढ़ेंगे। मिनिमम टैक्स रिजीम की कुछ बातें आएंगी, थोड़ी सी आएंगी, ये रिकैप आएगा, लेकिन वो डेफिनेशन की हद तक आएगा, कॉन्सेप्ट की हद तक आएगा। कोई कैलकुलेशन वगैरह उसकी आपकी कोर्स का पार्ट नहीं है। नॉर्मल तो तबीयत से जम के आएगा, क्यों टेंशन लेते हो? तभी तो मैंने आखिर में रखा है। तो एफटीआर से भी आपका पाला कम पड़ेगा, मिनिमम टैक्स से आपका पाला ना होने के बराबर पड़ेगा। सिर्फ एक सेक्शन 113 की कुछ कैलकुलेशन कभी आ जाती है, और जो सबसे ज्यादा पाला आपके पूरे कोर्स में पड़ेगा वो है नॉर्मल टैक्स रिजीम। और ये दोनों के दोनों जिन्नात आपको सीए फाइनल में मिलेंगे और तबीयत से तंग करेंगे आपको ये, ठीक है? क्योंकि फिर एक सवाल के अंदर सब चीजें मिक्स हो जाएंगी। नॉर्मल टैक्स रिजीम भी, फिक्स टैक्स रिजीम भी, मिनिमम टैक्स रिजीम भी, मिनिमम टैक्स रिजीम भी, हर इनकम की अलग अलग मिनिमम टैक्स रिजीम, मिनिमम टर्नओवर टैक्स, ये सब एक ही सवाल में होकर मर्ज होकर गोलगप्पा बन के आ जाएगा, चार्ट बन के, मिक्स चार्ट बन के। तो वो फिर एक बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन वो सीए फाइनल का टॉपिक है, आपके कोर्स का टॉपिक नहीं है, ठीक है?
तो आपको परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर इसका मतलब है क्या ये बात आपको समझ आती है बेटा? ज़िंदगी में क्या हम आगे बढ़ जाएं? सर इस तरह का कोई लोग एक्सपोर्ट करने की एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट नहीं छोड़ेगा। अभी देखो ना, अभी तो तुम लोग नन्हे हो ना, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो तुमको पता लगेंगी चीज़ें। पाकिस्तान के अंदर लॉस दिखाना भी कोई बड़ी बात थोड़ी है, जाली एक्सपेंसेस दिखाना भी कोई बड़ी बात थोड़ी है। जाली एक्सपेंसेस भी दिखा देते हैं भाई। आपको मैं बताऊंगा, चीज़ें देखेंगे आप जब बिजनेस इनकम में पढ़ेंगे तब आएंगी बातें, ये वाली कुछ बातें आएंगी, ठीक है। मकसद मेरा जाली एक्सपेंसेस की तरफ राग़िब करना नहीं है आपको, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इंडस्ट्री में क्या चलता है, मार्केट के अंदर किस तरह की दो नंबरियां होती हैं। ये ऑफ द कैमरा बातें होंगी, हम कैमरा बंद करके बातें करेंगे, ठीक हो गई बात। तो कहने का मकसद ये है कि एक्सपोर्टर तो मसला यही तो था ना यार, सैलरी, बेचारा सैलरीड बंदा सैलरी कमा रहा है, उसके ऊपर टैक्स कट रहा है और वो टैक्स से बचने का कोई रास्ता नहीं है उसके पास। हम नहीं कह रहे उसको बचना है, बचना तो है, हर किसी को बचना है, हर कोई चाहता है, लेकिन वो बेचारा सबसे ज़्यादा टैक्स कौन दे रहा है? सैलरीड क्लास। और वो एक्सपोर्टर जो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, लिटरली अरबों रुपए कमा रहे हैं, करोड़ों भी नहीं, अरबों रुपए जो कमा रहे हैं, वो क्या करते हैं? वो टर्नओवर पर 1% का टैक्स देके चले जाते हैं घर। उनसे ज़्यादा सैलरीड क्लास टैक्स दे रही है, जो बेचारी गरीब है, जो बेचारी पिस रही है, महंगाई के बोझ तले दबी हुई है, वो सैलरीड क्लास उन बड़े बड़े एक्सपोर्टरों से जो अरबों रुपए के प्रॉफिट कमा रहे हैं, उनसे ज़्यादा टैक्स सैलरीड क्लास दे रही है। तो IMF ने क्या बोला लोन देते हुए? बोला भाई क्या हो गया, आप टैक्स कलेक्ट कैसे करोगे? हटाओ ये टैक्स कलेक्शन बढ़ाओ। अब टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी कैसे? हटाना पड़ेगा, FTR हटाएंगे तो ये तो टैक्स कलेक्ट होगा। बात समझ आ रही है? वो 1% दे के दूध के धुले हो जाते हैं एक्सपोर्टर। जो किया, जैसा किया, जिस तरह से किया, कोई पूछगिछ नहीं है, उनकी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं, उनकी कोई रिकॉर्ड्स नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट नहीं होती, ऑडिट उनका नहीं खुलता, कच्चा पक्का काला गोरा सब चल रहा है। क्यों? 1% दे के दूध के धुले हो गए ना, ना डॉक्यूमेंट्स का ऑडिट, ना रिकॉर्ड्स का ऑडिट, कुछ खत्म सब। अब क्या हो गया? अब आ गए मिनिमम टैक्स रिजीम। बात समझ आती है? तो बाहर तो दिस वाज अ जस्टिफाइड मूव, द जस्टिफाइड मूव है। ऐसा कोई एक्सपोर्टर नहीं करेगा। अब आप किसी एक्सपोर्टर के पास बैठोगे, मिलोगे ना, उसको बोलेगा भाई अब क्या फ़ायदा एक्सपोर्ट करने का, क्या फ़ायदा, हमारे तो, हम तो, समझ रहे हो बात को? अब उनको इतने प्रॉफिट मिल रहे हैं। मिसाल के तौर पर भाई, अब अगर किसी को, मैं मिसाल ले रहा हूँ, उसका साल का प्रॉफिट हो रहा है 1 अरब रुपया। अब उस 1 अरब रुपये में से वो अगर 20 करोड़ रुपये भी टैक्स दे देगा तो भी 80 करोड़ तो फिर बचा ना। 1 अरब रुपये में से उसने 40 करोड़ का टैक्स दे दिया, 60 करोड़ तो फ्री बचा ना। बोले यार अब तो एक्सपोर्ट ही बंद कर देनी चाहिए, फिर तो हम एक्सपोर्ट ही ना करें। उन्होंने बोला हाँ ना कर, तू भाई ना, तू ना कर एक्सपोर्ट। तो 60 किधर से आएंगे फिर तेरे? क्योंकि आने को तो हर चीज ना काफी है, आने वाले के लिए तो हर चीज ना काफी है। एक बंदा जो लाख रुपए कमा रहा है वो बोलेगा लाख रुपए मेरा गुजारा नहीं हो रहा। एक बंदा जो 10 लाख कमा रहा है वो बोलता है भाई 10 लाख में गुजारा नहीं हो रहा मेरा। एक बंदा जो 1 करोड़ रुपए कमा रहा है वो बोल रहा है भाई महंगाई तो बहुत हो गई, 1 करोड़ में गुजारा नहीं हो रहा मेरा। उन्होंने कहा पैसे की भूख तो कभी भी खत्म होने वाली नहीं है, चाहे वो 100 करोड़ ही कमा रहा हो, वो भी रो रहा होगा, वो भी रो रहा होगा, इतना टैक्स लग गया, इतना टैक्स लग गया। फिर भी भाई तेरा बच तो रहा है ना 60 करोड़ रुपए, किधर कबर में लेके जाएगा, किधर लेके जाएगा? खैर, कहने का मकसद ये है, और टैक्स किस में से निकलेगा देखा जाए तो भाई प्रॉफिट में से निकलेगा ना। भाई प्रॉफिट होगा तो ही टैक्स निकलेगा ना, जब प्रॉफिट नहीं होगा तो टैक्स भी निकलेगा। आप प्रॉफिट कर रहे हो तो टैक्स दे रहे हो ना, अब ना करो प्रॉफिट तो नहीं लगेगा टैक्स भाई, लेकिन वो प्रॉफिट कर रहा होगा और टैक्स देगा। बात समझ आ रही? तो ये बात फजूल है, कहते तो फिर तो कोई एक्सपोर्ट ही नहीं करेगा। अर्निंग हो रही है भाई, पैसे आ रहे हैं तो टैक्स तो ठीक होगी। बात समझ आती है? बात है। आखिरी चीज हमारे पास है नॉर्मल टैक्स रिजीम। अच्छा ये ऊपर वाला रब कर दो। अब मैं एक हेडिंग डाल रहा हूं, चलो यही डाल रहा हूं मैं, थर्ड ना,
नॉर्मल टैक्स रिजीम, जो हमारा कोर्स है, कोर्स का पार्ट क्या है, यही कोर्स है इनकम टैक्स का। जी, तो कोर्स है नॉर्मल टैक्स रिजीम। तो सर इधर भी लॉ ने बोला था जो इनकम मैं बोलूंगा एफटीआर में है वो एफटीआर में, इधर भी लॉ ने बोला था जो इनकम एमटीआर में है वो एमटीआर में है, तो इधर भी क्या कुछ ऐसा ही होने वाला है? हमने कहा नहीं, इधर चीजें चेंज है। क्या लॉ कहता है कि जो इनकम एफटीआर में नहीं है, एमटीआर में नहीं है, वो सारी किधर है? एमटीआर में। इसका मतलब लॉ में ये नहीं लिखा हुआ होगा कि सैलरी इनकम एनटीआर में है, वो एफटीआर में नहीं है, वो एमटीआर में नहीं है, तो एनटीआर में। लॉ में ये नहीं लिखा हुआ होगा कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नॉर्मल टैक्स रिजीम में है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ना फुल एंड फाइनल में है ना मिनिमम टैक्स रिजीम में है, तो वो किधर है? नॉर्मल टैक्स रिजीम में है। बात समझ आ गई? अच्छा, all other incomes not covered under FTR और MTR। अच्छा, एक बात आपने देखी थी ना कि है ये MTR मिनिमम टैक्स रिजीम, लेकिन इस मिनिमम टैक्स रिजीम का नाम ही मिनिमम है। इसका मतलब यह है कि मिनिमम जो टैक्स कलेक्ट होगा वो तो कलेक्ट होगा, फिर हम इसको किससे भी कंपेयर करेंगे? नॉर्मल टैक्स से। इसका मतलब कि ये नाम से तो मिनिमम है, लेकिन मिनिमम के साथ साथ चुटकुला लगा हुआ है किसका भी? एनटीआर का भी। नाम में जाहिर नहीं हो रहा, लेकिन हमने बोला तुम्हें तो दो तलवारों में से गुजरना पड़ेगा, एमटीआर की भी और फिर एनटीआर की भी। अच्छा, हमने कहा जो एफटीआर में नहीं आ रही और जो एमटीआर में नहीं आ रही वो सिर्फ किस में आएगी? क्लियर हो गई बात? वो सिर्फ किस में आएगी? एनटीआर, नॉर्मल टैक्स रिजीम। उसकी एग्जांपल्स क्या हैं? सैलरी इनकम, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। बात समझ आ गई? मिनिमम में जो भी चीज फॉल करती है ऑटोमेटिकली वो इसमें भी करती है। बात समझ आ गई? एनटीआर दो तलवारों पे गुजरना पड़ेगा उसको। बात समझ आ गई? उसको ज्यादा मुशक्कत बर्दाश्त करनी पड़ेगी। क्लियर हो गई बात? लेकिन जो एफटीआर में नहीं है और एमटीआर में भी नहीं है, वो सिर्फ किस में? वो सिर्फ एनटीआर, वो सिर्फ एनटीआर। जैसे मैंने आपको मिसाल दे दी, सैलरी इनकम, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ठीक हो गई बात? लिख भी लो, सैलरी इनकम, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, एग्जाम्पल भी लिख लो आप। अब मैंने ये चीजें मिटाई क्यों नहीं दी? मैंने इसलिए नहीं मिटाई थी ताकि मेरी मेहनत बच जाए। ये तीन बातें तो एप्लीकेबल नहीं है, ये तीन बातें तो एनटीआर में एप्लीकेबल, ठीक है? एनटीआर में ये तीन बातें एप्लीकेबल नहीं है, क्रॉस मार रहा हूं, एनटीआर में नहीं है एप्लीकेबल, ये भी नहीं। यहां आ जाओ, नो एक्सपेंसेस विल बी अलाउड टू बी डिडक्टेड फ्रॉम। अच्छा, और कंपैरिजन भी कर लेते हैं। इधर लिखा हुआ था वो इनकम जिसको लॉ कह दे एफटीआर है, हमने तो पहले ही कह दिया कि एनटीआर में आती वो है जो एफटीआर में फॉल ना करती है। टैक्स कलेक्टेड डिडक्टेबल एट सोर्स, इधर टैक्स एट सोर्स कलेक्ट हो रहा होगा, वहां पर एट सोर्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। यहां पर जो टैक्स कलेक्ट हुआ वो क्या है? फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। वहां फुल एंड फाइनल का कॉन्सेप्ट नहीं है। मेन यहां से आ जाओ, नो एक्सपेंसेस विल बी अलाउड टू बी डिडक्टेड। और जब मैंने वो चार्ट बनाया था तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हर हेड ऑफ इनकम में से उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस क्या होंगे? लेस हो रहे होंगे, डिडक्ट हो रहे होंगे। तो आप खुद अपने पास लिख लो कि एक्सपेंसेस विल बी अलाउड टू बी डिडक्टेड। लिख लो, अपने पास लिख लो, expenses allowed, deductible allowance
allowed, tax credit, allowed, और क्या लिखा था हमने भाई? losses can arise, losses एडजस्ट हो सकते हैं, falls under specific head of income, इसका head of income होता है advance tax collected या withheld adjustable from नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी। ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, थोड़ी देर बाद आएगा। ये मैंने अभी नहीं समझाया, ये आपको थोड़ी देर बाद समझ आएगा। चलिए, ये कैलकुलेशन के साथ समझ आ जाएगा। ठीक है, एक्सपेंस अलाउ होता है, डिडक्टेबल अलाउंस लेस होता है। क्या बेटा? expenses allowed, deductible allowances allowed, tax credit allowed, losses can arise, losses adjustable भी होते हैं, एक हेड दूसरे हेड से एडजस्ट हो जाएगा। क्या पूछ रहे हैं? ये पूछ रहे हैं? अच्छा, falls under specific head of income, कोई भी इनकम होगी वो स्पेसिफिक हेड ऑफ इनकम में फॉल करेगी। मिसाल के तौर पर पेंशन है, वो सैलरी इनकम में फॉल करेगी। सही है। रेंटल इनकम है, वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में फॉल करेगी। सही है। पेंटिंग बिक रही है, कैपिटल गेन में फॉल करेगी। ठीक है। प्राइवेट कंपनी के शेयर्स बिक रहे हैं, कैपिटल गेन में फॉल करेंगे, किसी न किसी हेड ऑफ इनकम में फॉल करेंगे। सही है। ये आखिरी वाला पॉइंट लिख लो, समझाया नहीं है मैंने अभी, बाद में समझाऊंगा जब कैलकुलेशन करूंगा, अभी ऊपर से गुजर जाएगा। एडवांस टैक्स कलेक्टेड विदहेल्ड विल बी एडजस्टेबल फ्रॉम नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी। ये जब कैलकुलेशन करूंगा तो समझा दूंगा, अगली क्लास में हम इसकी कैलकुलेशन देखेंगे। ठीक है, नॉर्मल टैक्स की कैलकुलेशन देखेंगे। अभी टाइम नहीं है, मैं आपको स्लैब रेट अप्लाई करना सिखाऊंगा तो 15-20 मिनट उसके निकल जाएंगे, तो इसको इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। गालिब गुमान ये है कि नेक्स्ट क्लास हम मंडे को रखेंगे। ठीक है, क्योंकि पीआरसी के पेपर चल रहे हैं तो बच्चे थोड़े परेशान थे, तो हम मंडे से रख लेंगे फिर। ठीक है, लेकिन फिर हमारी स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी। और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि नेक्स्ट वीक से तो फिर अक्टूबर शुरू हो जाएगा, और अक्टूबर से हमारे सैटरडेज ऑन होंगे। सही है। नेक्स्ट वीक से यानी अक्टूबर शुरू हो जाएगा, अक्टूबर से हमारे सैटरडेज ऑन होंगे। टैक्स की क्लास होगी सैटरडे को। ठीक है, 10 से 1 इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट वीक से मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, वो जो हमारा टाइम टेबल मैंने आपको बताया था वो पूरा फॉलो होगा इंशाल्लाह। ठीक है मेरे बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई मसला, किसी को कोई परेशानी, कोई कॉन्सेप्ट के अंदर ट्यूनिंग, फाइन ट्यूनिंग चाहिए तो मुझे, सबको क्लियर है सारी बातें? कोई सवाल किसी के जहन में, किसी के दिमाग में, कोई कुछ पूछना चाह रहा हो, कोई भी चीज़, कोई मसला नहीं, कोई भी सवाल कभी भी पूछ लो। मुझे पता है पूछता कोई नहीं है, बार बार बोलता हूँ मैं, इसीलिए वो पूछता ही नहीं है। तो पूछेगा भी तो कोई एक आध बच्चा होगा तो पूछ लेगा। अभी तो कुछ भी नहीं है मेरा बच्चा, अभी तो शुरुआत है। बहुत सारी चीजें तो तुमको पता लगेंगी, आगे तो बढ़ो फिर पता लगेगा। आसान, देखो इस सब्जेक्ट को आसान आप लोग खुद अपने हाथों से बना सकते हैं, और अगर आपने इसको आसान समझ के नहीं पढ़ा, देखो इंशाल्लाह एक बात तो अल्लाह के हुक्म से, इंशाल्लाह मेरी कोई औकात नहीं है, अल्लाह मेरी ज़ुबान से बात को निकलवाने वाले हैं, अल्लाह पाक आपके दिमाग में चीज़ को डालने वाले हैं, तो इसमें मेरा और आपका कोई कमाल नहीं है। अल्लाह के हुक्म से मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि कोई भी चीज़ होगी वो आपको ज़रूर समझ आएगी इंशाल्लाह। कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपको समझ ना आ रही हो, कोई ऐसी चीज़ नहीं, सब चीज़ समझ आएंगे। फिर सर बच्चा फेल क्यों होता है? देखो, या तो किसी को समझ ना आ रही हो चीज़, तो बोले सर मुझे तो समझ ही नहीं आ रही, मेरे तो दिमाग,
मैंने आज तक शायद ऐसा 1 या 2 बच्चे मैंने ऐसे देखे होंगे जिन्होंने मुझे कहा था कि सर चीज़ें ऊपर से गुजर रही हैं। तो वो बच्चे थे जिनके पीआरसी ही पास नहीं हुए थे, वो फिर पीआरसी लेवल से, क्योंकि देखो अल्लाह पाक ने हर बंदे को अलग सलाहियत दी होती है। कुछ लोग होते हैं वो बिल्कुल भी फिट ही नहीं होते ना इस प्रोफेशन के अंदर। अब मिसाल के तौर पर एक बंदा है जो बिल्कुल ही सीए के अंदर इसलिए आया क्योंकि उसके बाद और कोई ऑप्शन ही नहीं था। अच्छा आ तो गया, उसके बाद भी फिर उसने इतनी बेदिली से पढ़ा कि उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हमने कहा फिर किसी के दिमाग में घुस के तो कोई नहीं बैठा सकता। लेकिन वो बच्चे थे जो शायद पीआरसी भी पास नहीं कर पाए, उनको एक आध पेपर पीआरसी का भी रह गया। और वो फिर कहने का मतलब ये है कि सब समझ आएगा आपको इंशाल्लाह। तो सर फिर जब सबको सब समझ आते तो सब पास क्यों नहीं कर लेते? सब पास कर लें। सब पास नहीं करेंगे, वजह उसकी ये है कि समझ आ जाने के बाद घर जाके आप उसको रिवाइज नहीं करेंगे। समझ आ जाने के बाद उस टॉपिक को आप उस वक्त याद नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे बेहतरीन टाइम किसी टॉपिक को याद करने का कब होता है? जब उस्ताद ने समझाया। आज समझाया, कल याद कर लो, परसों याद कर लो, इसी हफ्ते में निपटा लो। आपने टाइम गुजार दिया इस खुशफहमी में कि हमें तो सब समझ आ गया, आसान है। अब आपने टाइम गुजार दिया, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, टॉपिक्स बढ़ते चले गए, मुश्किल होते चले गए। अब आप जब पिछले 1-1.5 महीने पढ़ी हुई बात को जब याद करने बैठोगे, आपको ठीक ठाक टाइम लगेगा। अगर आप उसी दिन याद कर लेते तो शायद आप आधे घंटे में 10 दफा पढ़ लेते, आपको याद हो जाता। आपने 2 महीने निकाल दिए। 2 महीने निकालने के बाद आप मुझे बताओ ना, वो कॉन्सेप्ट ताज़ा रहेगा या बासी हो जाएगा? बासी हो गया, आपके दिमाग में बासी हो गया वो कॉन्सेप्ट। आपके दिमाग से टीचर की एग्जाम्पल्स निकल गई, आपके दिमाग से टीचर की बातें निकल गई, टीचर ने जो पढ़ाया था उसका तर्जुमा निकल गया। आप बोल रहे हो यार इसका क्या मतलब है, तो मैं भूल गया। भाई तो भूलेगा ही ना, उसी दिन जाकर याद कर लेता, नहीं समझ आती अगले दिन पूछ लेता, चीज़ डन हो जाती। टीचर ने होमवर्क दिया था ये करके लेकर आना है, आप करके लेकर नहीं आए, जलील हुए अलग, फिर भी नहीं किया आपने। टीचर ने बोर्ड पे सवाल करा दिया, आपको लगा ये आपने किया है। ओ भाई टीचर ने किया है, वो आपने खुद थोड़ी किया है, आपको घर जाके खुद करना था वो। तो आप जब ये एलिमेंट्स मिस कर रहे होंगे ना, तो आप अपने हाथ से सब्जेक्ट को मुश्किल करते चले जाएंगे। टाइम पे याद नहीं हुआ, टाइम पे प्रैक्टिस नहीं हुई, सर ने सवाल कराया बोर्ड पर, आपने घर जाके खुद से अटेम्प्ट नहीं किया, उसको दोबारा से खुद से सॉल्व नहीं किया, आपको लगा मुझे आ गया है, बेहतरीन है, बहुत आसान है, मैं खुद कर लूंगा। आप कुछ भी खुद नहीं कर सकते जब तक आप प्रैक्टिस ना करो। ये मैं आपको बता दूं, आसान लगेगा और हर चीज आसान लगेगी इंशाल्लाह। देखो मैं जब कराऊंगा इंशाल्लाह बोर्ड पे तो आपको लगेगा हाँ अरे तो बिल्कुल आसान है, ये तो हम भी कर लेंगे, लेकिन आप वो नहीं कर सकेंगे। आपका हाथ नहीं चलेगा, आपका दिमाग नहीं चलेगा, रुक जाएगा, स्टक हो जाएगा, रवानी नहीं आएगी। रवानी किसकी आएगी? जो बार बार करेगा। ACCA के सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, एडवांस्ड ऑडिट एंड एश्योरेंस और स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग। दोनों पेपर में बेइंतहा लिखना होता है, ड्राफ्टिंग बहुत लिखनी होती है। हालांकि स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग कहलाने को एडवांस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर है, SBR। देखने को वो एडवांस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर है, उसमें सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, लेकिन ACCA की अप्रोच डिफरेंट है। वो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स को देता है और उसके अंदर आपकी ड्राफ्टिंग को चेक करता है, एप्लीकेशन को चेक करता है। बहुत लिखना है उसके अंदर, हर चीज को एक्सप्लेन करना है। एडवांस ऑडिट एंड एश्योरेंस का पेपर, इतना लिखना है, लिखना है। अब होता क्या है, अब मैं कोई क्वेश्चन ड्राफ्ट करूंगा तो मैं तो लिख लूंगा, अब बच्चे को लगेगा हाँ कितना आसान है लिखना ना, यूं करके लिख लेते हैं। और जब वो खुद करने बैठता है तो ना अल्फाज का चुनाव ठीक कर पाता है, ना चीजों को सीक्वेंस ठीक कर पाता है, ना लिंक बना पाता है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं की। आप प्रैक्टिस करोगे तो आप चैंपियन होगे, वरना आप चैंपियन नहीं होगे। माजरत के साथ एक टॉपिक के अगर 20 सवाल होंगे ना, हम 5 कर लेंगे, 6 कर लेंगे, 7 कर लेंगे, 20 तो नहीं करेंगे ना। मैं अगर सारे 20 सवाल इधर करने बैठ जाऊंगा तो कोर्स तो चले जाएगा, 400 घंटे का कोर्स हो जाएगा, ये 300 घंटे का कोर्स हो जाएगा। भाई मैंने अगर 3 सवाल कर लिए, 4 सवाल कर लिए, बाकी के 10 सवाल बिल्कुल ऐसे ही हैं, वही एडजस्टमेंट्स हैं, डिफरेंट नंबर्स के साथ आई हुई हैं, तो वो आपने करनी है, वो आपके लिए। तो जब आप, और अभी स्पीड बहुत तेज हो जाएगी, क्योंकि देखो आपको पता है कोर्स तो खत्म होना है, अभी तो मजे मजे से आहिस्ता आहिस्ता चीजें चल रही हैं, लेकिन जैसे ही आपका थोड़ा सा लेवल अप हो जाएगा तो ये
ये गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता पहले से दूसरे, दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे गियर में कब चली जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद जो पीछे रह जाएगा वो तबीयत से पीछे रह जाएगा, उसके बाद उसको पीछे वाली चीजें कवर करने का टाइम नहीं मिलेगा। पहले के 1 महीने में स्पीड है कछुए की, उसके बाद हो जाता है टर्बो मोड ऑन, फिर हटो बचो स्पीड हो जाती है भाई। फिर आप जब घर जाके उसको रिवाइज करोगे तो ही काबू में आएगा, वरना होगा क्या, कोर्स खत्म हो जाएगा। फिर आप आखिर में जब लेके बैठोगे ना, याद करने बैठते हैं, फिर हाथ से निकल गया। और अगर किसी के दिमाग में ये बात है ना कि मैं बाद में सर का लेक्चर देख लूंगा, दोबारा समझ आ जाएगा, कोई नहीं देखता, कोई नहीं देखता। 2 घंटे यहाँ लगाने के बाद 2 घंटे लेक्चर दोबारा देखोगे, देख ही न लो। बेस्ट टाइम है, क्लास में आओ, अच्छे से समझो, फोकस के साथ पढ़ो, घर जाओ रिवाइज कर लो। चलो यार डेली का डेली नहीं कर सकता कोई, मुश्किल हो जाता है, मैं खुद नहीं करता था। मैं कह रहा हूँ वीक में तो कर लो, पूरे हफ्ते का जो पढ़ा है संडे को तो रिवाइज कर लो भाई। फिर आपके पास क्या है, मंडे के बाद ट्यूसडे को क्लास तो नहीं है, ट्यूसडे वाले दिन रिवाइज कर लो भाई। वेडनेसडे के बाद थर्सडे को क्लास नहीं है आपकी, थर्सडे को रिवाइज कर लो। बात समझ आ रही है? संडे को क्लास नहीं है, संडे को रिवाइज कर लो भाई, पूरे हफ्ते का संडे को रिवाइज कर लो। लेकिन मैं कह रहा हूँ बैकलॉग क्रिएट नहीं करो। बैकलॉग क्रिएट करोगे आप लोग बुरे फंसोगे। टैक्स का पासिंग रेशियो रहता है 35 से 40% के बीच में, सब पास नहीं होने वाले। मैं कुछ भी कर लूं सब पास नहीं होने वाले। एक ही तरीका हो सकता है कि पेपर सबका मैं अटेम्प्ट कर लूं, जो कि हो नहीं सकता। सही है, पेपर आपने अपना खुद ही अटेम्प्ट करना है, तो सब पास नहीं होने वाले। नाउ यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर अमंगस्ट दोज हु आर सक्सेसफुल। एवरीवन विल नॉट सक्सीड फॉर श्योर। अल्लाह से दुआ हम कर सकते हैं, अल्लाह से हम मांग सकते हैं, जैसे अल्लाह के खजाने हैं वैसे हम अल्लाह से मांग सकते हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से, तो मैं यही दुआ करता हूँ अल्लाह मेरे सारे स्टूडेंट्स को पास करा दे। सही है, मैं सबकी दुआ करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे पता होता है हम मांगेंगे तो उसके हिसाब से जैसे अल्लाह के खजाने हैं, लेकिन अल्लाह पाक इंसाफ करने वाले भी तो है ना। अल्लाह के बस में अल्लाह सबको पास कर दें, लेकिन फिर इंसाफ कैसे होगा? फिर जिसने अच्छा पढ़ा उसको रिवॉर्ड कैसे मिलेगा? फिर जिसने हरामखोरी की उसको सजा कैसे मिलेगी? बात समझ आ रही है आपको? देखो आंखें पहले खोल लो, कैफ पीआरसी नहीं है। कैफ और पीआरसी में जमीन और आसमान का फर्क है। आखिर में जब ये कोर्स खत्म होगा ना, आप लोगों की ब्लास्ट हो जाएगी। ओ हो, मैं बता रहा हूं आपको, उस मंजर को आज दिमाग में रख के पढ़ाई शुरू कर दो। काबू में नहीं आने की चीजें। एक सब्जेक्ट होगा नहीं आपके पास, आपके पास होंगे 3 सब्जेक्ट। हर टीचर बम पे बम मार रहा होगा, बाउंसर पे बाउंसर मार रहा होगा। एक्स्ट्रा क्लासेस, रोज क्लासेस, एक के बाद एक क्लासेस। सर करें तो क्या करें? रोज जो लेके चलेगा या साथ साथ जो लेके चलेगा। मेरे 1 महीना पहले भी कोर्स खत्म कराने से कोई फायदा नहीं होगा। 1 महीने में क्या कर लोगे? चलो ठीक है, रिवाइज कर लोगे ना, लेकिन आपने अच्छे से समझा हुआ ही नहीं है। दोबारा समझाएगा कौन तुमको? क्या बातें समझ आ रही हैं? आज से एहसास कर लो, नेक्स्ट वीक से क्लासेस शुरू होंगी तबीयत से। देखो मैं तो हल्का शुरू से ही नहीं आना मैंने, क्योंकि मैंने तो कोर्स अपने टाइम पे ख़त्म कराना है। हफ्ते की 4 क्लासेस होंगी, आसरा मैंने कोई नहीं करना, ठीक है। और ऐसी स्पीड ना मेरी कभी थी, ना कभी है, ना कभी होगी कि आपको समझना है। आपको लगेगा मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, और मुझे पता है मैंने कैसे पढ़ाना है। बस कुछ चीज़ समझना है मुझसे पूछ लो, 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 10 दफ़ा पूछ लो। क्लास में नहीं, फैकल्टी रूम में पूछ लो, लेकिन पूछ लो। कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर लो। कॉन्सेप्ट क्लियर है, इंशाल्लाह आगे की चीज़ें आसान होंगी। थैंक यू वेरी मच। may Allah bless you all. Take care a lot. अल्लाह हाफिज़।